आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में सबसे पहले वचन। तो चलिए वचन स्टार्ट करते हैं। वचन पढ़ने के बाद फिर आगे देखेंगे क्या। और वचन संधि पढ़ाएंगे। संधि रुक जाइए, क्योंकि समास और संधि, अगर समास और संधि में गैप नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा आपको हो सकता है दुविधा। तो संधि का टाइम रखेंगे संडे को। संडे को संधि पढ़ाएंगे, है ना। और कल इंटायर वीडियो है, तो कल क्लास नहीं है। चलिए संडे को पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। वचन, वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? एक तो होता है सात वचन, जो पति लेते हैं ना। खैर वचन आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, चारों चीज पढ़ चुके हैं। किसके भेद है? अव्यय के। किसके हैं? अव्यय है। ये बताइए, ये विकारी शब्द है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो, क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। वचन के भेद होते हैं दो, लेकिन संस्कृत में वचन के भेद होते थे तीन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़े हैं ना। वचन जैसे लड़का, लड़के, नदी, नदियाँ इत्यादि। वचन बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। वचन के दो भेद, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। एक वचन जिससे एक वस्तु, व्यक्ति आदि का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का तो एक है, नदी एक, कलम एक, है ना, एक ही है इसमें। अगर हम कह दें लड़के, तो ये तो बहुवचन हो गया, है ना। जैसे क्या बोलेंगे? लड़का जा रहा है कि जा रहे हैं? जा रहा है। जा रहे हैं हो जाएगा। लड़का जा रहे हैं, हाँ, लड़का जा रहा है होगा ना। लड़के जा रहे हैं, तो जिससे अनेक वस्तुओं आदि, व्यक्ति वस्तुओं आदि का बोध हो, क्या कहलाते हैं? बहुवचन कहलाते हैं। जैसे लड़के, नदियाँ, कलमें इत्यादि। संस्कृत में वचन तीन होते हैं, बता दिए। अब वचन संबंधी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो याद रखना है आपको। क्या क्या? तो पहला देखिए, एक के लिए बहुवचन का प्रयोग हम करते हैं। कैसे करते हैं दिखाते हैं। एक के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं ना, कुछ कुछ जगहों पे करना पड़ता है ना। देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं पिताजी की, तो पिताजी कितने आदमी हैं? एक या दो? एक ही है ना पिताजी। गुरुजी एक ही है ना। महात्मा गांधी एक ही है ना। यानी एक वचन में है ये। लेकिन जब इनका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे तो बहुवचन वाक्य बन जाएगा, क्योंकि ये आदरणीय या सम्मान सूचक शब्द है। तो जब भी कोई एक वचन वाला शब्द आदर सूचक या सम्मान सूचक हो, उसका वाक्य में बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे पिताजी बाजार जा रहे हैं, ना कि ये कहिएगा कि पिताजी बाजार जा रहा है, ऐसा नहीं कहना है। ठीक है। गुरुजी छात्रों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं होगा। गुरुजी छात्रों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहा है नहीं होगा, कभी नहीं होगा। महात्मा गांधी, चूंकि ये सम्मान सूचक शब्द है, सम्माननीय व्यक्ति है ना। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अब अगर कहें नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है होगा कि है होगा? है होगा। अच्छा, एक चीज और, इस है में और इस है में क्या फर्क है? ये बिंदी ऊपर लगा हुआ है, थोड़ा सम्मान सूचक है। ये सम्मान सूचक नहीं है। ये है जो है, यह है सिंगुलर में, एक वचन में। जब भी वाक्य में आएगा, जैसे मैं जाता हूं, जैसे ऐसे बोलूं, जैसे ऐसे बोलो श्याम जाता है। श्याम, श्याम कोई सम्मान सूचक शब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे है होगा। लेकिन यही देखिए आप, हर जगह है लगा हुआ है, यानी पिताजी बाजार जा रहे हैं। तो है कब होगा? ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ये याद रखिएगा। ये किस में प्रयुक्त होगा? बहुवचन में। ओके। चलिए ध्यान दीजिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ध्यान दीजिए। अभिमान या अधिकार प्रकट करने के लिए, है ना। अभिमान या, श्याम जी जा रहे हैं, तो जी लगाए तो आदरणीय हो गया ना। श्याम जी जब लगा ही दिए तो वो आदरणीय शब्द हो गया, तब वहां है होगा। वेरी गुड। अभिमान या अधिकार प्रकट करने के लिए संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि का प्रयोग बहुवचन में होता है। अभिमान या क्या बोला है? अधिकार। हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ऐसा बोलते हैं ना कुछ लोग। तो नहीं करेंगे ये बहुवचन में होगा प्रयुक्त। हम तुम्हें क्लास से निकाल देंगे, मेरे पास एक अधिकार है आपको क्लास से निकालने का। तो यहां पे क्या होगा?
ये बहुवचन में प्रयुक्त होगा वाक्य। अगर वाक्य में अभिमान या अधिकार प्रकट हुआ तो वहां पे जो वाक्य में प्रयुक्त होगा एक वचन में भी रहे बात, मतलब एक वचन में भी जो व्यक्ति रहे उसका प्रयोग हम वाक्य में बहुवचन के रूप में करते हैं। जैसे ये हम छोड़िए ना, यहां पे मैं लिखता हूं, चलिए मैं दिखा देता हूं। यहां पे मैं, अगर मान लीजिए हम के जगह यहां मैं है, मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगा। और कहीं अगर ये रहा कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, दैट मीन से क्या दिखा रहा है? अभिमान, यानी अभिमान मतलब एक तरह का गुरूर। ठीक है, तो ये भी बातें याद रखिएगा। अगला आते हैं, अनेकता प्रकट करने के लिए कई संज्ञा शब्दों के साथ लोग, जन, गण, वर्ग, समूह, जाति, समुदाय, दल इत्यादि शब्द जोड़ दिए जाते हैं तो उनका प्रयोग बहुवचन में हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे अब प्रिय कोई कहता है कि प्रिय सुनती हो, तो प्रिय कोई एक ही व्यक्ति है, मतलब एक महिला को बोल देते हैं ना, बोलते हैं ना प्रियतमा। प्रियतमा किसे कहते हैं? चलिए वेरी गुड, इतना तो पता है कम से कम आपको। तो प्रियजन, जन मतलब क्या होता है? लोग, जन मतलब लोग, तो ये क्या हुआ? बहुवचन में हो गया। तुम लोग, अब तुम एक सिंगल वर्ड अगर रखे हम, तुम एक सिंगल शब्द खाली तुम कर दे तो तुम एक वचन है कि बहुवचन? तुम मतलब एक वचन। लेकिन तुम लोग बहुवचन, अध्यापक एक वचन, लेकिन अध्यापक वर्ग बहुवचन। तो ये समझ में आ गया ना कि जैसे लोग लगा रहेगा, जन लगा रहेगा, गण लगा रहेगा, वर्ग लगा रहेगा, ये सब क्या बताते हैं? जैसे तुम लोग बाजार जा रहे हो और तुम बाजार जा रहे हो, एक ही बात है, एक ही बात नहीं है, दोनों में अंतर है, ये बहुवचन में होगा। प्रियजनों का आदर करना सीखो। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग जैसे होगा वैसे आप कर सकते हैं। द्रववाचक संज्ञाओं के भेद यानी प्रकार रहने पर इनका प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे लोहा कई प्रकार के होते हैं। अब देखिए द्रववाचक संज्ञाओं के भेद, द्रववाचक संज्ञा में आता है ना लोहा, द्रववाचक में आता है ना, किस में आएगा? द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है लोहा, ठोस में आएगा लोहा। सर संज्ञा के किस भेद के उदाहरण में आएगा ये बताइए मुझे। अवस्था मैंने पूछा है सर, द्रव का मतलब तो बहती हुई चीज होना चाहिए ना। अरे मैडम, द्रव्यवाचक संज्ञा का भेद है या नहीं ये बताइए मुझे पहले। आप है द्रव्यवाचक संज्ञा का 2-4 एग्जाम्पल मेरे सामने रखिए। माप तोल की, लोहा माप तोल की चीज नहीं है तो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं हुआ। तो द्रववाचक का जो प्रकार होगा, जैसे ये द्रववाचक का ही प्रकार है ना भारत, तो भारत बोल रहा हूँ, लोहा, तो लोहा कई प्रकार के होते हैं, तो ये बहुवचन में इनका प्रयोग होता है। भारत में बहुत प्रकार के अभ्रक पाए जाते हैं, है नहीं होगा, है होगा, क्योंकि ये बहुवचन में होगा। चलिए, द्रववाचक संज्ञाओं का प्रयोग ऐसे देखिएगा तो एक वचन में होता है। द्रववाचक संज्ञा का द्रववाचक मतलब मटेरियल होगा। ऊपर में क्या पढ़ा आपने? द्रववाचक संज्ञाओं के प्रकार रहने पर, ये क्या है? प्रकार, लोहा, अभ्रक द्रववाचक संज्ञा का प्रकार है। अब द्रववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। उनके पास बहुत सोना है, उनके पास बहुत सोना है। ये पॉइंट गड़बड़ लग रहा है, लग रहा है ना? लग रहा है, सॉरी, लग रहा है, बताइए कैसे गड़बड़ लग रहा है? द्रववाचक संज्ञाओं का प्रयोग, अगर द्रववाचक संज्ञा अगर वाक्य में कहीं दिखे, यहां भी तो वही चीज है कि लोहा कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, यहां आपके टाइप्स बताए गए हैं। अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। भारत में बहुत प्रकार के मतलब अभ्रक के टाइप्स बताए गए हैं, तो अगर द्रववाचक संज्ञा के कोई टाइप्स बताए जाएं तो वहां बहुवचन में होंगे, लेकिन डायरेक्ट द्रववाचक संज्ञा को रखा जाए। अब यहां पे देखिए क्या लिख रखा है, टाइप्स नहीं बताया। उनके पास बहुत सोना है, सोना के टाइप्स नहीं बता रहे हैं, कई प्रकार के सोना है नहीं बता रहा हूं मैं, तो यहां एक वचन में प्रयोग हुआ। दोनों में थोड़ा सा बस अंतर है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहां देखिए एक वचन से बहुवचन, इसमें तो किसी को दिक्कत ही नहीं होगा? इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। गधा, गधे, बात, बातें, बहन, बहनें, ये सब तो आपको आता ही हो।
अब यहां पे 5वां नंबर लास्ट में, प्रत्येक, हर एक, हर कोई इत्यादि का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। विद्याएं, विद्या मतलब एक प्रकार का विद्या। मान लीजिए आप हिंदी सीखे, एक विद्या लिए, विद्याएं हिस्ट्री भी सीख लिए, ज्योग्राफी भी सीख लिए, इकोनॉमी भी सीख लिए। विद्या में सारी चीज आना चाहिए। क्यों? धनुर्विद्या सीखा आपने, कल के कोई और विद्या सीख लिया तो ये बताएं, हो सकता है ना? विद्या तो कई प्रकार की हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रत्येक, हर एक, ये सब क्या है? एक वचन वाले। प्रत्येक व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त है, नहीं होगा, है, होगा। प्रत्येक व्यक्ति कहने का मतलब कि ये एक वचन की बात कर रहा है। इस दुनिया में हर एक परेशान है। एक चीज ये ध्यान दीजिए, बहुत बार पूछा गया है, ये अनेकों का प्रयोग वर्जित है। लेकिन एक बात कही गई है हिंदी साहित्य में, या हिंदी व्याकरण में हम उसको रखते हैं, हिंदी व्याकरण में एक कहावत है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कविताओं में अनेकों का प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन वो मैं क्या बोल रहा हूं, कविताओं में कहीं कहीं मिलता है। वो कवि अपने हिसाब से, अपने भावार्थ के अनुसार करते हैं। यहां आपको अनेकों का प्रयोग कहीं नहीं करना है, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखना है। कई बार तो ये लगेगा ना कि अनेकों का प्रयोग सही है ना, लेकिन सही नहीं होता है। जैसे मैं यही कह दूं कि मजदूर को आप, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मजदूर को आप बोलेगा सर अनेक काम है, मैं बोला मजदूरों को, हाँ सर अनेकों काम है। नहीं, एक का बहुवचन क्या होता है? अनेक। अनेक, एक का ही बहुवचन होता है अनेक। तो अनेकों तो कभी यूज होगा ही नहीं, कभी नहीं, चाहे ये एक वचन में करता रहे या बहुवचन में रहे। ठीक है, तो मजदूरों को अनेक काम है, ये सही होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए, यदि आकारांत पुल्लिंग के बाद, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत क्या होता है? आकारांत होता है कि कोई भी शब्द जो आकार से अंत हो, जैसे बेटा, तो लास्ट में टा में आ लगा हुआ है, वही है आकारांत। और अगर मैं बात करूं अकारांत, तो लास्ट वाला अक्षर, जैसे मान लीजिए किताब, लास्ट में ब है, उसमें अ छिपा हुआ है, तो अकारांत होगा। ठीक है, हाँ कुछ भी कह दीजिए, तुकारांत कह दीजिए, सुकारांत कह दीजिए, ऐसा थोड़े होता है। दो होते ना आकारांत, अकारांत, हाँ उकारांत होता है, उकारांत, उ है ना, उकारांत होगा। यदि आकारांत पुल्लिंग संज्ञा के बाद किसी कारक का चिन्ह आए तो वहां एक वचन अर्थ में भी वही संज्ञा आकार के स्थान पर एकार हो जाती है। जैसे दिखाते हैं, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। अमिताभ के बेटे की शादी ऐश्वर्या राय से हुई। देखिए, अब इसमें बताइए पुल्लिंग संज्ञा कौन सा है? पुल्लिंग इसमें कौन सा है? अमिताभ बेटा पुल्लिंग होगा। आकारांत पुल्लिंग संज्ञा के बाद किसी कारक का चिन्ह आए तो वहां एक वचन अर्थ में भी वही संज्ञा आकार के स्थान पर एकार हो जाती है। ये थोड़ा सा यहाँ मुझे लगता है कि अकारांत होगा, यहाँ बेटा अकारांत। अच्छा ठीक है, इसका एग्जाम्पल नहीं लिया गया। ठीक है, दिखाता हूँ मैं। हाँ, जैसे अमिताभ का बेटा, अमिताभ का बेटा, तो अमिताभ का बेटा में क्या है, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ तभी आप समझेंगे। अमिताभ का बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलूँ अमिताभ का बेटा, ठीक है, अमिताभ का बेटा वेड्स, ऐसे लिखते ना, वेड्स ऐश्वर्या राय, हो गया ना। अब इसी को आपको लिखना है वाक्य में, तो क्या लिखेंगे? अमिताभ के बेटे, यानी यहां पे आकारांत है। आकारांत का मतलब शब्द के अंत में, देखिए ये शब्द है बेटा, बेटा के अंत में क्या है? आ, तो आकार से अंत हुआ, इसी को बोलते हैं आकारांत शब्द। आकारांत शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का अंत आ से हुआ, जैसे बेटा, लोटा, है ना, पापा, माता, अंत में ता आ रहा है, तो वो हो गए आकारांत। तो ऐसे जब कारक चिन्ह आ जाए, अगर अमिताभ का बेटा, ये का क्या है? कारक चिन्ह है ना, कारक चिन्ह है ना।
यहाँ पे के होगा एक्चुअली, यहाँ पे होना चाहिए अमिताभ के बेटे। अमिताभ, अभी तो के का ठीक है, लेकिन के यहाँ पे यही बदल जाएगा के। अमिताभ के बेटे, अब ये आकार था तो ए कार में बदल जाएगा, ए मतलब ऐसा वाला, तो अमिताभ के बेटे यहाँ पे बेटे होगा, ना कि बेटा होगा। तो सर ऊपर वाले का कॉम्बिनेशन नहीं करना, अमिताभ का बेटा। अमिताभ का बेटा वेट्स ऐश्वर्या राय, मैंने ये बात बोली, तो इसको अगर वाक्य में कभी लिखिएगा तो लिखेंगे हम अमिताभ के बेटे की शादी, यहाँ पे एकार होगा, ऐश्वर्या राय से हुई है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई शब्द, जब भी कोई अकारांत पुल्लिंग आए, अकारांत पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, अकारांत, और संज्ञा के बाद किसी कारक का चिन्ह है, यहाँ कारक का चिन्ह आया हुआ है, तब वह एक वचन अर्थ में भी वही संज्ञा आकार के स्थान पर एकार हो जाता है। यानी यहाँ पे बेटा क्या है, एक ही है। देखिए एक समझ लीजिए इसको, अब समझा देते हैं हमको। बेटा क्या है, एक वचन है, बेटा एक वचन है, बेटा का बहुवचन क्या होगा, बेटे। बेटे। वाह वेरी गुड, बेटे, तो ये बहुवचन बन गया ना फिर। लेकिन शादी किससे हुआ, ऐश्वर्या राय से। बेटे क्यों होगा, बताते हैं बेटे क्यों होगा। भाई बेटे का मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब 4-5 बेटे शादी ऐश्वर्या राय के करा रहे हैं। अमिताभ का बेटा क्या नाम है उनका, कौन बच्चन, अभिषेक बच्चन, अभिषेक से ही करा रहे हैं, किसी और से नहीं करा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। अमिताभ के बेटा की शादी ऐश्वर्या राय से हुई है, अगर ये लिखा हुआ है तो गलत होगा। जब भी होगा अमिताभ के बेटे, क्योंकि यहां पे क्या होगा, अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के बाद किसी कारक का चिन्ह है तो क्या हो जाता है, वो एकारांत। यानी एकारांत का एकार का मतलब हुआ कि बेटा से बन गया बेटे। बेटा यहां आ था, इसको ए में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, बेटे। ये होगा बस, क्लियर, बढ़े आगे। कई लोगों को टेंशन हो गया कि सर शादी करा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरा छोटा भाई ने आपकी चर्चा की थी। अब यहाँ मेरे छोटे भाई होगा, ने आपकी चर्चा की थी, ये सही वाक्य है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा इन सब चीज़ों। दे दूंगा, रुकिए टेंशन मत लीजिए, दे तो दिया नीचे। अब आपको अगर कहना हो, आपका नाम मान लीजिए मैं श्याम रख देता हूँ, तो श्याम का बेटा की शादी राधा से हुई, ये तो गलत है, श्याम के बेटे, है ना। चलिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो देखिए। भाववाचक तथा गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। भाववाचक और गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा मतलब गुण, भाववाचक ही समझ लीजिए आप सिंपली। मैं आपकी सज्जनता से प्रभावित हूं, मैं आपकी सज्जनता से प्रभावित हूं। अब देखिए यहां पे क्या किया गया, एक वचन में प्रयोग। सज्जनता क्या है ये बताइए, भाववाचक सिंपल। सज्जनता तो दिखता नहीं है, ये तो गुण है आपके अंदर, तो ये इसका प्रयोग एक वचन में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये कई बार पूछेगा एग्जाम्स में ये वाले। अभी जो मैं पढ़ूंगा, प्राण, आंसू, लोग, दर्शन, ओठ या होठ एक ही बात है, दाम, अक्षत, बाल, हस्ताक्षर, नेत्र, तेवर, रोम आदि जो शब्द होते हैं इनका प्रयोग बहुवचन में होता है तो ये एक वचन, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बहुवचन में हो गया। इसका एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, मैं बता देता हूं। जैसे उसके प्राण निकल गया कि निकल गया, प्राण पखेरु। हाँ तो प्राण पखेरु हो गया या हो गए, हो गए। हो गए का मतलब वो वाक्य में कैसे प्रयोग हुआ, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बह गया नहीं होगा, बह गए। कभी गाना भी सुन लिया कीजिए ना आप लोग, तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। कभी गटर में गिरकर यह बात बोल दिए थे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। वाह वेरी गुड, विनय प्रताप जी का आ रहा है। दशरथ के प्राण निकल गए, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल विनय। इन्होंने बोला दशरथ के प्राण निकल गए। दशरथ के प्राण निकल गया नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये जितने भी शब्द दिख रहे हैं आपको, इसका जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, बहुवचन में होगा। सीधा सा याद रखिएगा बस एक ही चीज की, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, बस।
तेवर, ये सब अपना इंक्लूड करते रहिएगा, मिल जाएगा बहुत ऊंचे नीचे है। तेवर। कुछ संज्ञाओं का प्रयोग जिनमें द्रववाचक संज्ञाएं भी शामिल है का प्रयोग प्रायः एकवचन में ही होता है। कुछ संज्ञाओं का प्रयोग जिनमें, ऐसा नहीं बोला कि केवल द्रववाचक, जिनमें द्रववाचक संज्ञाएं भी शामिल हैं का प्रयोग प्रायः एकवचन में ही होता है। जैसे वर्षा, पानी, जनता, सोना। अब इसमें मैं पूछता हूं, फटाफट बताइए। अगर मैं पूछूं वर्षा कौन सा संज्ञा है? बहुवचन। बताएं जरा, वर्षा कौन सा संज्ञा होगा? द्रववाचक में होगा। मटेरियल। बताइए बताइए। अच्छा, पानी कौन सा संज्ञा है? द्रववाचक। ईश्वर कौन सा संज्ञा है? भाव में आ जाएगा। वचन नहीं पूछ रहे हैं, ईश्वर की विद्या। मटेरियल। वाह, वेरी गुड। चलिए, ईश्वर मटेरियल। अरे मैं कमेंट पढ़ रहा था, मटेरियल। ईश्वर मटेरियल में नहीं है, मैंने पूछा ईश्वर कौन सा संज्ञा है। वैसे तो सर ये भाववाचक में आ रहा है। ईश्वर बताइए फटाफट, कौन सा संज्ञा? ईश्वर भाव है? सर भाव ईश्वर भाव तो कभी नहीं हो सकते हैं। जातिवाचक है सर। हाँ तो बताइए, जातिवाचक होंगे, व्यक्तिवाचक होंगे, समूहवाचक होंगे या भाववाचक होंगे? ये क्या? चलिए ध्यान दीजिए, ईश्वर जब भी होगा जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक कभी नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर कौन? ईश्वर के कई रूप हैं, है ना रूप। अब मैं बोलूं अगर सूरज, तब कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक। वेरी गुड। चलिए आते हैं, बिहार में बहुत कम वर्षा हुई, तो ये सब जो वर्ड आएंगे जैसे वर्षा, पानी, जनता, सोना, सूरज, ईश्वर, पृथ्वी, तो ये संज्ञा के प्रकार हैं और कुछ द्रववाचक संज्ञाएं भी इनमें हैं। जैसे द्रववाचक बता दिए, मटेरियल कौन सा? ये पानी हो गया, सोना हो गया। तो ये सब जब आएंगे तो इनका प्रयोग प्रायः एकवचन में ही होता है। जैसे सोना बहुत महंगा हो गया है, महंगा हो गए हैं नहीं होगा, ठीक है। ईश्वर तेरा भला करे। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ ये याद रखिएगा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। देखिए यहाँ, देखिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले लास्ट वाले। आँख, अब कई बार ऐसे देता है एग्जाम्पल, देखिएगा एग्जाम्पल जो देते हैं वहाँ पे पूछते हैं जो प्रश्न, वो उसमें ऐसे रहता है कि आँख का बहुवचन क्या होगा। अब कई बार तो ऐसा किया जाता है कि ये वाला होगा, फिर दे देते हैं कि नहीं ऐसा वाला होना चाहिए, फिर दे देते हैं कि नहीं ऐसा वाला होना चाहिए, है ना। और एक ऐसे देते हैं अखे। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, आप किसको टिक करेंगे? इसे टिक कीजिएगा। आंखें, लास्ट में बिंदी होगा यहाँ पे। इस बिंदी को क्या नाम दिया गया है? इस बिंदी को क्या बोला गया है? अनुस्वार। क्या बोला गया है? आंसू का आंसुओं भी होता है और आंसू का आंसुएं भी होता है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्यय कल पढ़ चुके हैं आप, अव्यय की कोई, हाँ वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आते हैं वाक्य में, ठीक है। अब आते हैं वाक्य में। आज कहानी पहले सुना देता हूँ, है ना। कौन कौन सुनने को रेडी है कहानी? आज थोड़ा पहले सुना देता हूँ। कहानी सुनने के नाम से तुरंत रेडी हो जाएंगे? नहीं, अभी पढ़ने वाले मूड में है अभी। कहानी सुनने से ये होता है ना, जो मोटिवेट होता है, कुछ नई चीजें जानकारी मिलती है। अच्छा, ऐसा होता है। फिर उसको अपने जीवन में उतारना। 2 बजे। यस 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 यस, सुना देता हूँ। 2 बजे। आज थोड़ा मेरी ही तबीयत ठीक नहीं लग रही है, वैसे मैं सुना देता हूँ, है ना। फटाफट सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज मैं 2 कहानियाँ सुनाऊंगा। एक कहानी अपने लाइफ पे आधारित है, जो मेरे साथ घटित हुई है। वो भी बहुत इंस्पायर करने वाली कहानी है, आप सभी को सुननी चाहिए। अगर मन होगा तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे, वो वाली। और एक सुनाऊंगा अभी गौतम बुद्ध की कहानी। तो पहले गौतम बुद्ध वाली सुना देता हूँ, है ना। फटाफट सुनिए, उसके बाद वाक्य पढ़ लेंगे। वाक्य पढ़ने के बाद आज आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखाएंगे। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पढ़ेंगे। फिर आज पढ़ना है आपको लोकोक्तियाँ भी कुछ करा देंगे और वर्तनी कराएंगे।
देखते हैं संडे को, है ना, संडे को जो क्लास होगी उसमें संधि और वर्तनी कोशिश करेंगे। संधि तो बहुत अच्छे से करा देंगे। फिर आपके पास एक बचता है आपका 5 नंबर का गद्यांश, वो भी मैं कराऊंगा। उसमें बताऊंगा तरीका कि कैसे क्वेश्चन सही होते हैं 5 में 5। वो मैं कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, कुछ तरीका बता दूंगा, आपको बहुत आसानी होगी उसमें। करना तो आप ही को है, लेकिन मैं बता दूंगा तरीका। तो पहले कहानी सुन लेते हैं। पहले अपनी, वाह, अपनी पहले सुनाइए। चलिए पहले अपनी ही सुना देता हूँ। किसी दिन खाली टाइम मिले तो इनसे अपनी अपनी कहानी बोलूँगा, आप अपनी अपनी सुना दो। चलिए अपनी कहानी सुनाता हूँ। बात आज के लगभग 4 साल पहले की है। आज के 4 साल पहले की बात है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, मतलब मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैं अपनी कहानी एक्चुअली पहले सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन अब पहले सुन ही लीजिए, है ना। आँख का आँखों भी हो सकता है, कर तो सकते हैं आँखों, है ना, लेकिन एक्चुअली आँखी ही होता है। आप आँखों कर सकते ज़रूर हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक्चुअली आँखें होता है। कहानी सुनाते हैं। पहले की बात है, 4 साल पहले की बात है। हमारे यहाँ एक बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होना था। फॉर्म भरा गया टीचर के लिए, ठीक है, टीचर के लिए। तो हमारे यहाँ होता है पहले टेट एग्ज़ाम होता है ना। टेट का फुल फॉर्म क्या होता है? शिक्षक पात्रता परीक्षा। वाह, वेरी गुड। चलिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना, ये होता है। तो उसमें एक मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड फॉर्म भरे। लेकिन वो करते क्या थे ना कि दिन भर ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल्स में पढ़ाना, और उसमें बिजी रहते थे। आप कहानी ध्यान से सुनिए ना, कमेंट बाद में कीजिएगा, पहले कहानी सुन लीजिए। तो बहुत दिन भर बिजी शेड्यूल उनका होता था, और मैं भी पढ़ाने में ही व्यस्त रहता था, लेकिन खुद का पढ़ाई करते रहता था। उनका भी, मतलब अपना भी पढ़ता था, पढ़ाता भी था मैं कोचिंगों में। एक दिन मुलाकात हुई, मैंने पूछा फॉर्म भरे हैं? तो हाँ। तो मैंने बोला कि मैंने तो अभी बीएड नहीं किया था, मैं भर नहीं सकता हूँ, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, निकल जाएगा आपका। उसी के बाद जस्ट हाई स्कूल टीचर का भी वैकेंसी निकला हुआ था, बाद में आया, खैर हालांकि उसकी बात तो अलग है। तो वो तैयारी करने लगे। अब देखिएगा तैयारी करने का स्वरूप, वो चूँकि इंग्लिश मीडियम के थे, और हमारे यहाँ हिंदी एक बहुत बड़ा पेपर होता है। हर स्टेट की बात करूं मैं, जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहाँ एक पेपर के रूप में अगर हिंदी आपका बहुत मजबूत है तो समझिए कि आप एक तरह से मजबूत कैंडिडेट हैं या स्टूडेंट हैं। क्योंकि हिंदी के बल पे बहुत क्षेत्रीय जो नौकरियां होती हैं उनमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है। क्षेत्रीय नौकरियां की मैं बात कर रहा हूँ, हर स्टेट में बोल रहा हूँ, जो हिंदी भाषी स्टेट्स हैं। तो उनको मैंने एक दिन बुलाया, बहुत समझाया, बैठे, समझाने के बाद वो बोले कि ठीक है तैयारी करेंगे। एक सप्ताह बाद जब मैं फिर उनसे रिपोर्ट मांगा कि आपने क्या तैयारी किया, तो उन्हें बोला अभी तो कुछ किया ही नहीं। तो मैंने पार्टिकुलर एक खास, मेरा एक रूम होता था, उनको वहाँ बुलाया और बोला आज से आप यहीं से स्कूल जाएंगे और मेरे ही साथ रहेंगे। साथ रखने लगे, साथ रहते रहते उस इंसान का देखिए माइंडसेट क्या रहा होगा। घर की पूरी लायबिलिटी उन्हीं के ऊपर, पूरे दिन मेरे साथ, मतलब स्कूल के बाद, उस समय तो मैं स्कूल भी बंद करवा दिया था कुछ दिन के लिए। पूरी लायबिलिटी लेने के बाद वो आदमी मेरे पास बैठा होता था और मैं उनको हर एक चीज़ बहुत ब्रीफली तरीके से समझाया करता था। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मैंने उनसे पूछा कि आपकी तैयारी कैसी रही। अब चूँकि मैं बहुत ज़्यादा दिन आपके साथ एक्सपेंड नहीं किया, लगभग 15-17 दिन हुए हैं, अभी 10 दिन और बचे हैं। तो उन्होंने कहा कि तैयारी तो ठीक ठाक लग रही है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। उस 10 दिन की तैयारी ने उनको मतलब जान भर दिया उनके अंदर। मैंने पूरी ताकत लगाई उनके लिए और उन्होंने भी। इनफैक्ट सोचिए कि एक इंसान के लिए जिनके ऊपर घर की पूरी लायबिलिटी हो, एक छोटा सा फ़ोन, उसी में सबका कॉल आता था। उस फ़ोन को मैंने गुस्से में उस दिन पटक के तोड़ भी दिया कि आज से, जब मैं उनको कुछ वर्क देके, हालांकि दोस्त थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं सकते थे, लेकिन पता नहीं उस दिन कैसे गुस्सा आया। मैंने बोला कि आपको वर्क देके गए थे, आप कर नहीं रहे थे, मैं तो क्लास लेके भी आ रहा हूँ, आप वर्क क्यों नहीं किए? तो नहीं, सो इमरजेंसी कॉल था। हमने किसका कॉल था? तो घर से नहीं, स्कूल से या कोचिंग से, कहीं से, स्कूल या जहाँ ट्यूशन पढ़ाते थे उनका कॉल था। कुछ ऐसी नॉर्मल बातें बताई, मुझे नहीं लगा कि वो इमरजेंसी बातें थी। मैंने फ़ोन लिया, बोला देखें,
लाइन पे ही पता नहीं कौन कौन था, मुझे नहीं पता, पटक्का टूट गया अलग अलग खानों में, और फिर मैं उस फ़ोन को उठाया और छज्जा पे टांग दिया। मैंने बोला कि आपको मैं दूसरी फ़ोन खरीद के उस दिन दे दूंगा जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आएंगे। उस इंसान को देखिए क्या अंदर से हिम्मत रहा होगा, एक शब्द भी नहीं बोले, बोले कि बहुत अच्छा काम किया आपने। अब तो कोई फ़ोन करेगा तो बहाना ये रहेगा कि इन्होंने तोड़ा है, मेरा फ़ोन इन्हीं की वजह से टूट गया। मैं बोलूँगा तो नहीं, लेकिन अब मेरे दिल में ये संतुष्टि हो गया कि मेरा फ़ोन टूट चुका है और इस पर कोई फ़ोन नहीं आएगा। और उस दिन से उन्होंने जी जान लगा के मेहनत की। हिंदी जब पढ़ते थे वो, तो मैं अगर बोलूँ धारा प्रवाह बोलना नहीं बोल पाते थे, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से रहे, हिंदी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहा उनका। और हिंदी का एक पेपर हुआ करता था वहाँ, हिंदी मगही, मगही आप नहीं समझते हैं, लेकिन मगही हिंदी से ही रिलेट किया हुआ है। मतलब समझिए कि 45 मार्क्स आउट ऑफ 150 केवल हिंदी है। और एक मिनट, हर जगह का अलग अलग शेड्यूल है। उस 45 में उन्होंने 38 मार्क्स लाया था, जबकि उनको कुछ पता नहीं चल रहा था। और जब वो एग्ज़ाम दे के आए, क्वालिफाई हुए, मैंने फिर फ़ोन को ठीक करा के दे दिया। फिर फ़ोन ठीक करा के मैं रख दिया था पहले ही, और फिर फ़ोन दिया। फ़ोन देने के बाद एक दिन हम लोग दोनों मिले, हम लोग छोटा सा पार्टी किए, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं। और जब रिज़ल्ट हो गया, अच्छा मार्क्स आ गया, पास हो गए, सारे कुछ हो गए, 2018 की बात है, मेरे उस फ्रेंड का एक्सीडेंटल डेथ हो गया और आज वो मेरे बीच नहीं है। चलिए वाक्य पे आते हैं। तो इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिए, है ना। बहुत सारी लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं कि मतलब इंसान को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ संभलना पड़ता है, संभालना पड़ता है ना। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आपकी आएंगी जाएंगी, लेकिन इंसान को हमेशा धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। मैं आज भी उस इंसान को, हैं तो नहीं, मेरे रोम में बसे हैं, लेकिन मैं आज भी उस इंसान को दाद देता हूं कि उस इंसान ने मेरे गुस्से को कैसे झेल लिया। जबकि उस इंसान का मैं एक बैड हैबिट बता दूं कि किसी के गुस्से को सह ही नहीं सकता था। इनफैक्ट अपने घर वालों के एक गुस्से को वो बर्दाश्त नहीं करता था। सोचिए, तो त्याग करना पड़ता है आपको, त्याग करना पड़ता है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जब मैंने उनको अपने पास बुलाया था तो उस दिन मैंने बोल दिया था कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं अपना हर कुछ छोड़ दूंगा। मेरा भी एक डेडिकेशन था उनके प्रति कि आपके रिजल्ट के लिए मैं हर वो काम कर जाऊंगा जो मुझे करना चाहिए। तो मैंने भी उनके लिए बहुत सारा स्पेशल नोट्स तैयार किया, उनके लिए काम किया, है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो इंसान को हमेशा लाइफ में ना स्ट्रगल करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये कहानी एक्चुअली मुझे बाद में सुनानी थी, क्योंकि मेरा मन थोड़ा दुखी हो जाता है इन सब चीज़ों से। आपने जिद किया तो मैं पहले सुना दिया, खैर कोई बात नहीं। और आज एक चीज़ और बता देता हूँ, आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ, है ना, आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ, उस काम को करने से पहले मैं समर्पित कर देता हूँ उसी फ्रेंड को। आज मैं आपके बीच जब यहाँ पढ़ाने आया था, उसके पहले मैं उस फ्रेंड से इंटरनली बात किया। है तो नहीं दुनिया में, लेकिन आप बात कर सकते हैं। एक बार ध्यान लगाइएगा, वो आदमी इंस्पायर करेगा कि हाँ जाओ आप काम करो। इसलिए जब भी आपके लाइफ में कोई भी दिखे, कहीं भी दिखे, जरूर इंस्पायर कीजिए, आपको एक ताकत मिलेगी। तो आज मैं जब भी काम करता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, तो मेरे नोट्स में सबसे फर्स्ट पेज में लिखा रहता है कि डेडिकेटेड टू माई बेस्ट फ्रेंड, समर्पित है उस फ्रेंड को ये सारा काम। तो चलिए, बहुत सारी बातें हैं, खैर छोड़िए। अब आते हैं वाक्य में। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। चलिए, वाक्य किसे कहते हैं ये बताइए। शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। चलिए शब्द मिला देते हैं, आपके अनुसार शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, यही ना। अच्छा, क्रमबद्ध होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, वेरी गुड। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिससे एक पूर्ण अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। लेकिन ये वाक्य में जो शब्द आएंगे वो क्रमबद्ध रूप से आएंगे। यानी अभी वाक्य की बात मैं बता देता हूं, है ना। वह आम खाता है, अब इसी को मैं कह दूं खाता है आम वह,
ये तो गलत बात है, हो जाएगी ना गलत। वाक्य के जो अनिवार्य एलिमेंट्स यानी तत्व हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, है ना, यहां पे मैंने लिख दिया है। पहला है सार्थकता, यानी वाक्य के पहले जो आएगा वो होना चाहिए एक सार्थक शब्द। सार्थक शब्द नहीं होगा वाक्य नहीं बनेगा। दूसरा एक क्रम होना चाहिए 1 2 3 4, यानी कर्ता आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बीच वाला शब्द कोई भी हो या कर्म हो सकता है, उसके बाद क्रिया, तब सहायक क्रिया। ऐसा नहीं कि पहले सहायक क्रिया कर दिए फिर क्रिया कर दिए, वह आम है खाता, ये गलत हो जाएगा। योग्यता, अब देखना है कि वाक्य में योग्यता वाला चीज है कि नहीं। जैसे वह है आम खाता, खाता को खाते नहीं कर देंगे, खाती नहीं कर देंगे, यानी जिसके लायक है वही उसी के अनुसार हम चीजों को पुट करेंगे। ये कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी इसके योग्य होना चाहिए। जस दुल्हा तस बराती, अरे जस पत्नी, जैसे कहने का मतलब कि अगर लड़का योग्य है, नहीं बोलते हैं कि लड़की योग्य लड़की, वर योग्य कन्या, ऐसा बोला जाता है ना। तो ये जैसा रहेगा वैसा ही यहां सारा कुछ लगते जाएगा। अगर वाक्य जगह वे कह दे तब वे आम खाते हैं, चेंज हो गया बहुत सारा चीज। तो ये हो गया आकांक्षा। एक वाक्य में आपको आकांक्षा देखने को मिलता है। आकांक्षा मतलब समझते हैं ना, इच्छा। हाँ, आकांक्षा। आसक्ति, निकटता, आसक्ति या निकटता देखने को मिलेगा। मतलब ये ऐसा नहीं कि वाह यहां लिखे आम, नीचे लिख दिए खाता और यहां लिख दिए है, तो ये नहीं होना चाहिए। निकट होना चाहिए, चारों निकट होना चाहिए और इसका एक मेल होना चाहिए, एक मैच करना चाहिए, एक मेलिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए वाक्य के अनिवार्य तत्व। ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी। देन इसके बाद ध्यान दीजिएगा, वाक्य के 2 अंग हैं। पहला है उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, और विधेय, विधेय का मतलब होता है क्रिया। तो वाक्य के 2 अंग कौन कौन से हैं, उद्देश्य और विधेय। अंग समझते हैं ना, हाँ अंग। राम खेलता है, अब इसमें देखिए, ओहो पहले से लिए हुए थे। राम खेलता है, अब ध्यान दीजिएगा, राम खेलता है, इसमें राम क्या है, यही है उद्देश्य। जिसके बारे में कुछ बताया जाए, किसके बारे में बता रहे हैं कि खेल रहा है, वह रोती है, कौन है ये, किसके बारे में बता रहे हैं, वाक्य के बारे में, तो ये उद्देश्य होगा। ठीक, वाक्य के जिस भाग में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे राम खेलता है, अब राम के बारे में कह रहे कि वो खेल रहा है, वह रो रही है, यानी रोती है या रो रही है ना। वाक्य का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किया गया है। पहला, रचना के आधार पे, रचना को और हम क्या क्या कह सकते हैं, बनावट कह सकते हैं, व्युत्पत्ति कह सकते हैं ना। ये तो मैंने पहले बताया ना, रचना को क्या बोलेंगे, बनावट भी कहते हैं, व्युत्पत्ति भी कहते हैं ना। उत्पत्ति मतलब नहीं, रचना नहीं होगा, उत्पत्ति मतलब स्रोत या इतिहास। ये बातें हमेशा याद रखिएगा। दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पे होते हैं वाक्य के 8 भेद और व्युत्पत्ति या रचना के आधार पे होते हैं 3 भेद। 3 भेद कौन कौन होंगे देख लीजिए, सरल, मिश्र और संयुक्त। अब मैं नीचे दिखाऊंगा, है ना, एक एक कर देखते हैं। रचना के आधार पे वाक्य के 3 प्रकार, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य को बोलते हैं हम सिंपल सेंटेंस, ठीक, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, मतलब एक कर्ता और एक क्रिया हो, एक कर्ता हो। अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, सरल या साधारण वाक्य। इन वाक्यों में क्रिया एक ही होगी, 4 क्रिया या 3 क्रिया या 2 क्रिया मत लाइएगा। लड़का घर जाता है, लड़का हो गया उद्देश्य और जाना हो गया विधेय। इसी तरह इसमें बताइए, श्याम क्या होगा, उद्देश्य और सोता हो गया विधेय। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, क्रिया एक ही है, यहां भी क्रिया एक ही है। चलिए आगे, अब आगे ध्यान दीजिए। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। वैसे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। इसको मैं समझाता हूं अभी। देखिए, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, मैं चाहता हूं, ये मेन वाक्य है, मतलब ये एक सिंपल वाक्य है, मैं चाहता हूं तक।
कि तुम्हारे साथ खेलूं, ये आश्रित इस पे डिपेंड ये करता है। ठीक। दूसरा एग्जांपल, मैंने एक हिरन देखा जो घायल था। यहां पे ओहो सॉरी, यहां पे क्या होगा, मैंने एक हिरन देखा जो घायल था, ये क्या हो गया, एक सेकंड, वाक्य में थे ना, यहाँ पे थे हम लोग। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, ये उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य। किस पर? इस पर, मैं चाहता हूं। प्रधान या मुख्य वाक्य कौन सा है? मैं चाहता हूं। ठीक। दूसरा, मैंने एक हिरन देखा जो घायल था, यहां पे जो घायल था होगा। ठीक है, जो घायल था, तो जो घायल था जो है, जो घायल था, ये क्या होगा? आश्रित उपवाक्य। जो घायल था, क्या घायल था, समझ में आ रहा है? लेकिन मैंने एक हिरन देखा जो घायल था, तो मैंने एक हिरन देखा, यहां तक क्या है? सरल वाक्य है, यानी प्रधान वाक्य है, और इस पर निर्भर क्या करता है? जो घायल था। इसको बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। अब इसको पकड़ेंगे कैसे? मान लिया जाए आपसे ये पूछ दिया जाए, एक एग्जाम्पल देखिए, और ये कहा जाए कि इस कौन से वाक्य का उदाहरण है, तो इसके तरीके में बता देता हूं। जैसा वैसा, जब तब, अगर या यदि, यद्यपि, तथापि, ये सारे लगे रहेंगे, आपको समझ में तब आ जाएगा। सहायक वाक्य अपने आप में पूर्ण या सार्थकता नहीं होते, परंतु मुख्य वाक्य के साथ आने पर उनका अर्थ निकलता है। जैसे मैं अगर बोलूं जो घायल था, इसका कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। लेकिन मैंने एक हिरन देखा, ये सिंपल वाक्य है, इसका तो मीनिंग है। जो घायल था उसी पर आश्रित है। यद्यपि, जो ही, तथापि, जो ही, जब तब, जैसे वैसे, ये जितना उतना, जो आदि शब्दों का प्रयोग मिश्र वाक्य में देखने को मिलता है। मिश्र वाक्य में ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड बहुत ही पूछा जाता है। कौन कौन सा? यहां पे ये वाला कहाँ गया? मैं कोमा लगाता हूं, जब तब, कोमा छूट गया, जब तब, जैसे ही, जैसे ही के बाद वैसे ही, फिर कोमा की, क्योंकि, जितना उतना, जो। एक तो ये वाला जो, एक तो ये वाला की, बहुत बार आता है एग्जाम में। मैंने एक किताब देखा जो बहुत कीमती था या बहुत सुंदर था, तो ये किस वाक्य का उदाहरण होगा? मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा। ये बातें याद रखिएगा, ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं उसको आप दिमाग में रखिएगा। यद्यपि, जो ही, तथापि, इसी से वो रिलेट करेगा। मतलब संयोजन दो वाक्यों के बीच में, सरल वाक्य और आश्रित उपवाक्य के बीच में जो संयोजन का काम करेगा, वो क्रमशः यही शब्द में से होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द इसमें दो हैं, की और जो। इसके अलावा ये भी हो सकता है, जो ही, मैं खाकर लेटा, जो ही गिर गए, जो ही वे गिर गए, या जो ही वे आ गए। तो ये जो ही जो वर्ड है वो संयोजक है। और आप मिश्र वाक्य को पहचानेंगे कैसे? ये सब लगा रहेगा आपका, कोई ना कोई इसमें लगा रहेगा। संयुक्त वाक्य में आते हैं। वैसा वाक्य समूह, संयुक्त को मतलब बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, मिला रहेगा, दो या दो से अधिक मिला रहेगा, जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो सकते हैं, दो मिश्र वाक्य हो सकते हैं, या मिश्र वाक्य और सरल वाक्य हो सकते हैं। उनको क्या बोलेंगे हम? संयुक्त वाक्य। ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार के वाक्य जो होंगे आपस में लंबे और उलझे होते हैं। अब अगर मैं ये बोलूं, यहां पे ध्यान दीजिए, सिंपल अगर ये बोलूं कि मैं रांची गया और कोट ले आया, तो ये एकदम सिंपल दिखने में लग रहा होगा आपको कि बहुत आसान है। मैं रांची गया, या वो रांची गया और कोट ले आया। इसमें दो वाक्य है, बताइए कौन कौन? रांची गया और कोट ले आया।
और जो लगा है वो संयोजक का काम कर रहा है। और तभी लगता है जब संयुक्त वाक्य हो, या तभी लगेगा जब वो संयुक्त वाक्य हो। तो और या ये सब जो वर्ड है वो संयुक्त वाक्य के साथ लगते हैं। अब देखिए लंबा वाक्य दिखाता हूं। मैं रोटी खाकर लेटा की, अब की लगा, ये कौन सा वाक्य है बताइए? जब भी बीच में की लग जाए, संयोजन का काम करे और दो वाक्य हों कि पेट में दर्द होने लगा, यहां तक बताइए कौन सा वाक्य है? यहां तक, यहां से लेके यहां तक कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त कैसे हो जाएगा? मैं यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, यह है मिश्र वाक्य। मैंने अभी तुरंत बताया था कि मिश्र वाक्य में होगा आपका की जो लगा रहेगा, यद्यपि तथापि जो ही, ऐसा लगा रहेगा ना। तो मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। अब इसको मिटा देते हैं। दर्द इतना बढ़ गया कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। ये पूरा देखिएगा तब ये मिश्र वाक्य होगा। और मिश्र वाक्य का सीधा सा फंडा मैं दिखा दूं। अगर आपको बात करूं मिश्र वाक्य की, तो मिश्र वाक्य में एक सिंपल सा फंडा ये है कि आपका जुड़ा रहेगा संयोजन में और। अब देखिए क्या क्या रहेगा इसमें। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, यहां तक तो एक मिश्र वाक्य है। इधर वाला देखते हैं, दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा, मतलब इसमें दो मिश्र वाक्य हैं। तो मैंने क्या कहा कि या तो दो मिश्र वाक्य हो, या दो सरल वाक्य हो, या एक सरल एक मिश्र वाक्य हो, या और भी हो सकते हैं। उन वैसे वाक्यों को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे और देख लीजिए। संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्रता बनाए रखता है। ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, केवल संयोजक द्वारा उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। संयोजक कौन सा है? और। ठीक है, यहाँ पे और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में, इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में क्या कहते हैं? समानाधिकरण उपवाक्य भी कहा जाता है। संयुक्त वाक्य इनके द्वारा जुड़े जाते हैं। हाँ, ये अब आपको याद कर लेने हैं, बस यही याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, अपितु, इन सब वर्ड से जुड़े होंगे संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो पकड़ने संयुक्त वाक्य को सिंपली अगर अब समझना है, पहचानना है, तो उसके लिए ये तरीका है। वह जीता है या मर गया, ये कौन सा वाक्य है? अब कहेगा सर देखने में तो एकदम सिंपल लग रही है, तो साधारण वाक्य होना चाहिए। देखने में मत जाइए, यहाँ पे क्या लगा है? या कहाँ संयोजक लगता है? यहाँ पे देखिए, और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, अपितु, या भी याद रखिएगा, या भी इसी में आता है संयुक्त वाक्य में। ठीक, आपको सत्य बोलना चाहिए। हाँ, ये बहुत अभी बढ़िया चीज आया है आपके बीच। अब मैं पूछता हूं सारे लोगों से, आपको सत्य बोलना चाहिए। यहां पे एक ये वाला चिन्ह दिया गया है, आप लोग बताएं जरा मुझे कि ये कौन सा चिन्ह है? फल विराम, अल्प विराम। खड़े कर देंगे क्लास में, फिर देख लीजिए। बताइए कौन सा ये चिन्ह है? विराम चिन्ह पढ़ा दिए हैं आप सभी को, उसी विराम चिन्ह का एक भाग है ये। कौन सा विराम चिन्ह है? अर्धविराम। तो अभी तो आप अल्प विराम कह रहे थे। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, वेरी गुड। अर्धविराम, वाह वेरी गुड, इसको बोलते हैं अर्धविराम। तो आपको सत्य बोलना चाहिए अर्धविराम, परंतु वह अप्रिय नहीं हो। किससे जुड़ा ये? परंतु कहाँ आता है? संयुक्त वाक्य में आता है। संयुक्त वाक्य में और क्या आता है? या आता है। संयुक्त वाक्य में और क्या आता है? और, किंतु, परंतु, पर, एवं, तथा, लेकिन, ये सब वर्ड जब जुड़े होंगे, संयोजन का काम कर रहे होंगे, तब वो वाक्य कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य। आपको सत्य बोलना चाहिए, सिंपल हो गया ना। आपको सत्य बोलना चाहिए, ये साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य है। अगर मैं बोलूं आपको सत्य बोलना चाहिए यहां तक, तो बस साधारण वाक्य है। ठीक है, अच्छा, उसने परिश्रम तो किया किंतु सफलता होगा, समानता क्यों देंगे? सफलता नहीं मिली, अरे इसको काट ही दीजिए, किंतु सफलता नहीं मिली। ठीक, अब उसने परिश्रम तो किया। अब कहिएगा सर यहाँ पे कौन कौन से, अच्छा आपसी से पूछते हैं,
देखिए यहां से उसने परिश्रम तो बहुत किया, हाँ तो बहुत किया, यहां तक कौन सा वाक्य है बताइए? उसने परिश्रम तो बहुत किया, और ये सिंपल वाक्य है, किंतु सफलता नहीं मिली। अब ये जो किंतु जो संयोजन लगाया है आपने, ये किंतु कहाँ लगता है, किस में लगता है? चलिए वेरी गुड, संयुक्त वाक्य समझ में आ गया। संयुक्त वाक्य कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य में आपको 2-4 बातें समझना है, ठीक है। पहला, मिश्र वाक्य में एक प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित, यहाँ पे वाक्य होगा, मुख्य वाक्य होता है, और दूसरा क्या होगा, उसी पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा कि, देखिए की आया ना, कल छुट्टी है, मैंने क्या बोला, कल छुट्टी रहेगी, तो गुरुजी ने कहा कि से जुड़ा है। उपवाक्य किसे कहते हैं? बार बार उपवाक्य आ रहा था ना, उपवाक्य किसे कहते हैं? पदों का ऐसा समूह जिसमें वाक्य के सारे गुण हो, सिर्फ आकांक्षा शेष रह जाए। जानना चाह रहे हैं क्या है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, इसी कारण से उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, वाक्य के साथ ये उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, मैंने एक हिरन देखा जो घायल था। अब जो घायल था, के घायल था, कौन घायल था, कौन घायल था, ऐसे बोलने लगते हैं तुरंत, कौन घायल था, कहाँ था, चलो देखते हैं। आकांक्षा आपका पूरा तो नहीं हुआ, जब तक पहला वाक्य हम नहीं जोड़े तब तक आकांक्षा पूरा हुआ नहीं, तो उसी को उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, संज्ञा, ये सब पढ़नी नहीं है आपको, ये सब हटा दीजिए, ये सब बेकार की चीज़ें पढ़ने नहीं है, झूठ मूठ का दिमाग खराब कीजिएगा इसमें, ये स्टैंडर्ड टाइप का चीज़ है, ये सब हटा ही दीजिए। हाँ, ये आइए, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, ये स्पेशली सिलेबस के अनुसार पढ़ने होते हैं आपको, जहां पे दिया जाता है वो। बाकी देखिए ये वाला, पहला क्या था, रचना के आधार पर यानी बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भेद? 3, सरल, मिश्र और संयुक्त। तीनों में कोई दिक्कत? जी सर? नहीं सर। अच्छा, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधिवाचक वाक्य, अंग्रेजी में भी मैंने लिख दिया है, असर्टिव सेंटेंस, जिससे किसी कार्य या बात होने का बोध हो। सिंपल सा वाक्य होगा, वह आयात आप लोग पढ़ते हैं, तुम जाते हो, वह खाता है, वे सोते, मतलब सिंपल वाक्य। शेर जंगल में रहता है, किसान ने फसल काट ली, मतलब सिंपल किसी के काम का होने का बोध हो, विधिवाचक वाक्य। विधि का विधान है कि ये होना है, ठीक है, बात अच्छी बात है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध जानते हैं, निषेध मतलब क्या होता है? मनाही, मना करना, जिससे किसी बात या कार्य के न होने या इनकार किए जाने का बोध हो। जैसे दिखाते हैं हम, वह आज नहीं आएगा, ये कौन सा वाक्य होगा? वह आज नहीं आएगा, निगेटिव। मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं लगा रहेगा। वह दिल्ली नहीं जाएगा, राम नहीं खाएगा, ये सब क्या है? निगेटिव। प्रश्नवाचक वाक्य में सिंपल प्रश्न लगा रहेगा, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, होगा ना, तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या राजू पढ़ने जाएगा, ये सही लिखा हुआ है? नहीं सर, क्वेश्चन मार्क। हाँ, तब सही हो जाएगा। अगर मैंने ये कर दिया ना, तब ये सही होगा। क्या राजू पढ़ने, अब पढ़ने में क्या होगा, यहाँ बिंदी होगा कि नहीं होगा? ढा। मैंने क्या बताया था कि जब भी ड और ढ, ये आपको वर्णमाला में पढ़ाया था मैंने, जब भी ड और ढ इनका अगर यूज हो, वाक्य किसी शब्द के आरंभ में अगर ये होते हैं, तो सिंपल इनके नीचे में बिंदी नहीं लगाना होता है, और अगर ये बीच में प्रयुक्त होते हैं तो बिंदी लगाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ने में बीच में प्रयुक्त हुआ है ना, ढ बीच में है ना, न और न के बीच में ढ, तो यहाँ पे बिंदी होगा। ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य यानी इंडिकेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुरोध। अब बोले आप अंदर आ सकते हो, मैंने आपको आज्ञा दिया है ना, तुम पानी लाओ, ये भी आज्ञा है। कृपया मेरी सहायता कीजिए, ये क्या है? अनुरोध है। तो आज्ञा, अनुमति, आदेश, अनुरोध, ये सब होगा, तब क्या होगा? कौन सा वाक्य होगा? आज्ञावाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में आते हैं इंडिकेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर हो, है ना, एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य। और यह शर्त बोधक वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। शर्त यह है
कि यदि तुम पढ़ोगे तो परीक्षा में पास होगे। तो ये क्या है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। बिजली आती तो मैं पढ़ता, यहाँ पे नीचे बिंदी होगा ढ, ठीक है ना, नीचे बिंदी होगा पढ़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों बात समझ में आ गई। दोनों क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। बिजली आएगी नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं। बचपन में क्या करते थे, बचपन में जैसे पढ़ने बैठते थे तो यही प्रार्थना करते थे भगवान से कि बिजली कट जाए एक आध घंटा। जिस दिन स्कूल जाने का मन नहीं होता था, आज इतनी बारिश करा दो भगवान, इतनी बारिश करा दो कि छाता भी टूट जाए, इधर ही से लौट जाए, हम लोग स्कूल ना जाए। हाँ, ये बहुत मतलब मैंने भी कई बार फील किया अपनी लाइफ में कि बारिश स्कूल जाने के 1 घंटे पहले तक जम के हुई, लेकिन स्कूल जाने के जस्ट 20 मिनट पहले इस बारिश ऐसी बंद होती है कि मन बोझिल हो जाता है कि आप कहाँ फंस गए, है ना। किसी दिन तो हम लोग ये मनाते थे कि स्कूल आज खुले ही नहीं, है ना, होता था ना। और अब तो चाहते हैं कि डेली क्लासेस हों, डेली पढ़ें, डेली अब, है ना। तो इंसान का टाइम टू टाइम सब समय का खेल है और कुछ नहीं है। तो ये समझ में आ गया ना कि एक क्रिया का मतलब एक वाक्य दूसरे पर, मतलब एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर होना निर्भर होगा। अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, बिजली नहीं आएगी तो पढ़ेंगे नहीं, है ना। ये बातें समझ में आ गई। पढ़ेंगे मोबाइल से पढ़ेंगे। चलिए, मोबाइल चार्ज इच्छावाचक रिलेटिव सेंटेंस। अब ध्यान दीजिए, ये वाक्य जिससे किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध हो। अब इच्छा 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अच्छा वाला इच्छा, भगवान तेरा भला करे, मैं कुछ बन जाऊं, ये अच्छा वाला इच्छा है। और किसी कभी कभी होता है कि उसका सत्यानाश हो जाए, है ना, वो परीक्षा में असफल हो जाए, जिस दिन परीक्षा हो उस दिन बीमार हो जाए, ऐसा होता है ना। आमतौर पे ऐसा देखा गया है, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे जो सहयोगी होते हैं, आमतौर पे ऐसा देखा जाता है, आमतौर पे ऐसा देखा जाता है ना, कि आपके बगल में जो साथ में जो बैठा होता है हमेशा कोशिश करता है कि ये 2-4 दिन ना आए, मैं आगे बढ़ जाऊं, है ना। खैर, तो इच्छा कई प्रकार के होते हैं या कामना। तेरा सत्यानाश हो, ये खराब इच्छा है। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, ये अच्छा इच्छा है, ठीक है। संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में क्या होगा, संदेह होगा, आशंका होगा या संभावना होगा, कोई ना कोई डाउट रहेगा। जैसे संभवतः, यहाँ बिंदी है 2, यहाँ 2 बिंदी होगा या। अच्छा, एक बात बताइए, इस वाले बिंदी को हम क्या बोलेंगे। मान लिया जाए अगर हम बिंदी की बात करें, यहाँ पे मैंने 2 बिंदी लगा दिया, इस वाले बिंदी को क्या बोलेंगे, विसर्ग बोलेंगे। वाह, वेरी गुड। संभवतः वह कल आएगा, मतलब पता है आपको क्या आएगा। सर वो तो अनुस्वार है। हाँ, ये ऊपर वाला अनुस्वार है। शायद मैं कल भी आऊं, मतलब पता नहीं है कि आऊं नहीं आऊं। लेकिन मैं एक चीज पूछूंगा, ये जो भी वर्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, पढ़ा चुके हैं आप सभी को। ये भी जो शब्द है, अक्षर, शब्द नहीं अक्षर बोलेंगे हम इसे। तो भी क्या है, कॉलन, कॉलन नहीं बोलते हैं उसको, कॉलन विराम चिन्ह नहीं है। हाँ, ये जवाब आया अंकिता शर्मा जी का। वाह, वेरी गुड। निपात, इसका मतलब आप एकदम चीज़ों को लेके मतलब सीरियस हैं। निपात, वेरी गुड, ये है निपात। चलिए, वाह, वेरी गुड। इतना तक समझ में आ गया कि मतलब जिसमें संभावना, आशंका या संदेह हो, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। 8 हो गए, 7, 8वां कहा गया, ये है विस्मयादि बोधक वाक्य। ये तो आप पढ़ चुके हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों में हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि के भाव हो। अरे देखिएगा, एक्सप्रेशन देखिएगा, अरे आप कब आए। अब यहां पे आप कब आए, कब क्या है, क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिए। आहा, कितना मनोरम या सुंदर दृश्य है, तो ये पूर्ण विराम। वाह, तुम पास हो गए, तो यहां भी पूर्ण विराम होगा। ठीक है, 8 ये भेद हो गए। अब मैं पूछता हूं यहां पे, अच्छा यहां पे बताया गया, मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है, उपवाक्य है। यदि नौकर आए तो मैं चाय मंगाऊं, तो चाय मंगवाऊं, ये प्रधान उपवाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, चलिए ये हाँ सरल वाक्य। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिखाया गया बहुत अच्छे से, ये समझ लीजिए। सरल वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, उसी पर आश्रित नहीं, ये गड़बड़ है। मिश्र वाक्य, एक प्रधान
सरल वाक्य में सिंपल, ये मिश्र वाक्य पहले देखते हैं, उसके बाद उस पर चलेंगे, हम बात करेंगे। मिश्र वाक्य में देखिए, एक प्रधान उपवाक्य होगा, यानी एक प्रधान वाक्य होना चाहिए, और एक या एक से अधिक उपवाक्य होने चाहिए, या दूसरा कंडीशन सरल वाक्य हो या आश्रित उपवाक्य हो। इनको मिला के क्या बनता है? मिश्र होगा। मतलब जो आप अभी तक पढ़े उसी का एक शॉर्ट बनाया गया है आपको समझाने या समझने के लिए। आपके संयुक्त वाक्य, एक सरल वाक्य होगा प्लस मिश्र या सरल हो सकता है, यानी या तो दो सरल होगा या एक सरल एक मिश्र, प्लस सरल मिश्र या मिश्र। मतलब ऐसा बताया गया है कि या तो एक सरल या मिश्र होगा, या दो सरल होगा या दो मिश्र हो सकते हैं, ऐसा समझाया गया है। या तो सरल और मिश्र होगा, या दो सरल वाक्य होगा, या दो मिश्र वाक्य होगा। ठीक, अब इसको समझते हैं। सरल वाक्य वाला कहाँ गया? एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य हो सकता है मैं बोल रहा हूँ। अब आते हैं, राम के आने पर मोहन जाएगा। अच्छा, इसमें तो लिखा हुआ है, मैं पूछूं कैसे? ये तो बना दिया गया है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप सभी बताइएगा फटाफट। वाक्य हो गए ख़त्म, ठीक है? पूछ लूँ? चलिए बताइए। मैं अगर ऐसा बोलूँ, राजू सुबह उठा, कॉमा, चाय पिया और दिल्ली चला गया। बताइए कौन से वाक्य का उदाहरण है? रामू सुबह उठा, कॉमा, चाय पिया और दिल्ली चला गया। किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य। कैसे जान गए कि संयुक्त वाक्य है ये? कोई कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स संयुक्त। वाह, वेरी गुड। जिनका भी जवाब है संयुक्त, वेरी गुड। मैंने रास्ते में एक मोर देखा जो काली थी। मैंने रास्ते में एक मोर देखा जो काली थी। ये कौन सा वाक्य है? मैंने रास्ते में एक मोर देखी जो काली थी। ये होगा मिश्र वाक्य, ये होगा मिश्र वाक्य। चलिए, वेरी गुड। वाक्य से संबंधित चीजें या फिर जो आप वचन पढ़े हैं, अगर उसमें कोई डाउट है आप सभी को तो पूछिए, मैं बता देता हूं। पूछिए, वाक्य से संबंधित कोई डाउट है, वचन से संबंधित कोई डाउट है तो पूछिए। उसके बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी लेंगे जिसका नाम होगा अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, है ना? और ये पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, पूछते हैं ना। इस 10 नंबर का अभी तो फिलहाल यूपीपीएससी को देखिए, आरओ को बाद में देखिए। आरओ को ही देखिए, ध्यान में रखिए। आरओ भी ध्यान में रखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। 1 अगस्त का है, कोई नहीं। चलिए, हो गया। अब मैं ही पूछ लेता हूँ, मैं तो पूछ भी लिया। देखिए, मुहावरे, क्या पढ़ेंगे? मुहावरा, लोकोक्ति, या 3 में से क्या पढ़ना है? चूज कर लीजिए आप। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, या मुहावरा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बताइए क्या पढ़ेंगे? अनेक शब्दों कितना क्वेश्चन आता है सीसैट में, यूपीएससी सीसैट में? तो यूपीएससी सीसेट में तो निबंध आते हैं, गद्यांश आते हैं। गद्यांश में आपका काम ये करेगा, देखिए गद्यांश में काम क्या करेगा? हिंदी व्याकरण, अनेक शब्द। ठीक है, अनेक शब्द ही लेते हैं, है ना? पहले अनेक शब्द निकाल लेते हैं, इसके बाद बताते हैं सीसेट में क्या रोल होता है हिंदी का। ठीक है, हिंदी का देखिए सीसैट में जो रोल होगा वो ये होगा, आपसे पूछा जाएगा गद्यांश, गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। तो आपको हिंदी अगर बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, शब्दों का हेर फेर समझ में आ रहा है, कुछ वर्ड समझ में आ रहे हैं, व्याकरण कितना सही लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है, तो थोड़ा हेल्प मिलेगा। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा हेल्प मिलेगा।
पहला उदाहरण संयुक्त कैसे होगा सर? पहला कौन सा उदाहरण में लिया था? अच्छा, और वाला देखिए, वाक्य जब जुड़े होते हैं, पहला देखिए मैंने क्या बोला था पहले वाले में कि रामू घर से निकला, चाय पिया और दिल्ली चला गया। तो इस वाक्य में देखिए, रामू घर से निकला एक सिंपल वाक्य है, दिल्ली चला गया सिंपल वाक्य है। तो मैंने बोला था कि दो सरल वाक्य हो सकते हैं, दो सरल वाक्य होंगे ना, तो क्या बनेंगे? मिश्र वाक्य। लेकिन संयोजन क्या होगा? और, तो और से जुड़े हुए थे इसलिए संयुक्त वाक्य होंगे। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, बोला जाए। निशा राय बोलिए, आप क्या रिक्वेस्ट है? मैं सुन लूँ उसके बाद आगे चलूँ। निशा राय जी बोलिए, क्या रिक्वेस्ट है आपका? सर आप प्लीज़ मेरी बातें सुन लें। हाँ बताएं, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। सुन के ही आगे बढ़ते हैं, बताइए फटाफट। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये थोड़ा इसमें जो वर्ड आएंगे ना वो याद रखिएगा। वो वर्ड के मीनिंग भी पूछे जाते हैं। जैसे कोई एक शब्द दे देगा, उसके मीनिंग भी पूछ लिए जाते हैं। ये सभी का कोई क्वेश्चन नहीं है। बताएं क्या था आपका? ओनली फॉर यूपीएससी। यूपीएससी के लिए तो मैंने बता दिया कि आपके सीसैट में गद्यांश आते हैं। उसमें सर सीसैट का, तो सीसैट का तो मैंने पहले ही भी दिन बताया था कि सीसैट में क्या आपका, जैसे यूपीएससी, अब ध्यान दीजिए, आप एक बार क्लियर करें निशा राय कि सीसैट के लिए क्या पूछ रहे हैं आप। मैं उस पर पूरा भी बता देता हूँ, चर्चा कर लेता हूँ 2 मिनट। पेपर में लास्ट में कुछ क्वेश्चन आता है, वो समझ में नहीं आता है। कौन से क्वेश्चन की बात करें, एक बार बता दें मुझे, एक बार केवल बता दें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा हूं, बस क्वेश्चन के प्रकार बताएं कि किससे पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से मतलब पूछे जाते हैं। उसको क्या सीसेट में आपने पूछा, वो जल्दी पूछिए, क्या किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं आप, मैं उसका जवाब देता चलो फटाफट। एक बार जल्दी पूछ लें। क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा हूं, मैं टॉपिक पूछ रहा हूं। किस टॉपिक से आपको दिक्कत होता है वो बताएं, मैं तुरंत क्लियर कर देता हूं, उसके बाद बढ़ता हूं फटाफट। यूपीएससी में देखिए ये क्या काम करेगा। वैसे आप अपना क्वेश्चन, ये टॉपिक रखिए जो भी है, बुद्धि परिचार टाइप का। अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में आपको संडे को बता दूंगा। टोटली क्लियर कर देता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आपके लिए जो भी इसमें यूपीएससी के बच्चे हैं उनके लिए मैं 5 से 10 मिनट या 15 मिनट स्पेशली आपको ये बता दूंगा कि पेपर में क्या पूछे जाते हैं और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ने चाहिए आपको। मैं एक ही बात यहां से बोलूंगा जो आप अभी पढ़ रहे हैं, व्याकरण। इससे आपको यूपीएससी वालों को क्या फायदा है। निबंध लेखन जब भी करेंगे आप मेंस आंसर राइटिंग में, या जब गद्यांश सॉल्व कर रहे होंगे, गद्यांश की बात तो मैं छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, मैं निबंध की स्पेशली बात कर लूं। कितने आते हैं? 300 मार्क्स के आते हैं ना। 2 निबंध होते हैं, 150 के, यही ना, 2 निबंध होते हैं, 2 टाइप में। तो निबंध लेखन जब करेंगे ना तो व्याकरण संबंधी इन्हीं सब नियमों को, अब जैसे लिखना है आपको अमिताभ बच्चन, अमिताभ के बेटा, अब बेटा, बेटे के जगह बेटा लिख दिए। वर्तनी, ये सब जो भी शब्द आप पढ़ेंगे, कृतज्ञ, कृतज्ञ, क्या होता है इसका मीनिंग, तो वो आपको वहां मदद करेगा, ना कि पूरा निबंध लेखन में ये मदद करेगा। निबंध लेखन में आप अपने विचारों को निकालिएगा अपने अंदर से, वो तो आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन उस विचार के साथ जो शुद्धता चाहिए लिखने में, वो सही होना चाहिए। ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर का पढ़ा दीजिए आप, समझ आता है आपसे, और उसका भी बता दीजिएगा कुछ सर। ठीक है,
ऑप्शनल के बारे में कल मैं संडे को डिस्कशन करूंगा, मैं टेंशन मत लीजिए, संडे को थोड़ा मैं टाइम रखूंगा, आप एकदम निश्चिंत रहें। हिंदी को लेके जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है आज कमेंट सेक्शन में भी डाल दीजिएगा, मैं पढ़ाने के क्रम में ही, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आपको आती है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरओ एआरओ के लिए हो, यूपीएससी के लिए हो या किसी और भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हो, ठीक है, हिंदी को लेके फिर मैं वो सारा क्लियर करता चला जाऊंगा, ठीक है। 1 आवर एक्स्ट्रा 2 घंटे तो ले ही रहे, 2 घंटे में तो आप ही लोग थक जाते हैं, है ना। खैर कोई नहीं, मैं एक बात लास्ट में ये क्लियर करता चलूं कि यूपीएससी में ये आपको एक तरह से मतलब बेस मजबूत कर देगा लेखन कौशल के लिए। बस निबंध में जो बातें लिखनी है वो तो आपको निकालनी होंगी, लेकिन वो कैसे लिखना है वो ये सिखा देगा व्याकरण, क्योंकि व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होगा। अब आपको वचन का प्रयोग कैसे करना है, लिंग का प्रयोग कैसे करना है, वाक्य का प्रयोग कैसे करना है, कॉमा कहाँ लगाना है, अर्धविराम कहाँ लगाना है, वर्तनी कौन सा देना है, तत्सम शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, वो ये बताता है पूरा व्याकरण। तो यहां से ये फायदा होगा आपको। और अगर ये कहिएगा कि व्याकरण, तो व्याकरण यूपीएससी में नहीं है। हाँ, कम्युनिकेशन भी बहुत बड़ा चीज होता है, वो आपको यहां से सीखने को मिलता है अगर आप तत्पर हैं तब। अब चलिए क्लास पे आते हैं, बाकी चीजें हम संडे को डिस्कस करेंगे। संडे को जो भी मैंने आज बताया, संडे को जो भी होंगे अपना अपना प्रॉब्लम यहां रख दीजिएगा, मैं देख लूंगा और संडे को आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी करता चलूंगा। अब आते हैं सबसे पहले यहां पे हम लोग, ये है आपका, मैं पढ़ता जाऊंगा, आपको समझाता चला जाऊंगा फटाफट ताकि आपको याद हो जाए। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द या वाक्यांश। वाक्यांश, वाक्यांश किसे कहते हैं? अब देखिए, बेस क्लियर करना है तो बहुत अच्छे से ये पढ़ लीजिए, है ना। अच्छा, कम्युनिकेशन नहीं पढ़े हैं, ठीक है, मैं बात करता हूं, रुकिए, आप लोग पहले अपना कर दीजिए। बेस क्लियर करने के लिए आपको तो ये सब चीजें आनी चाहिए। जैसे मैं वर्णों के बारे में बात करूं, है ना, विराम चिन्हों के बारे में बात करूं, तो वो सब आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब यहां पे चलते हैं। कम से, हाँ, वाक्यांश किसे कहते हैं? वाक्य में वाक्य के 2 मेन अंग होंगे, कौन कौन? वाक्य के 2 अंग होने ही चाहिए। एक वाक्य के 2 अंग होंगे, कौन कौन? उद्देश्य और दूसरा विधेय। भूल जाते हैं आप लोग, उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य का मतलब होगा कर्ता। बिना कर्ता के तो वाक्य आप निर्माण ही नहीं कर सकते हैं। अब जबरदस्ती का कुछ भी बनाना है तो बना सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन वाक्य में उद्देश्य और विधेय यानी क्रिया के बिना भी वाक्य नहीं रहता है, ठीक। चलिए, तो वाक्यांश का मतलब हुआ उसी वाक्य का कुछ पार्ट, यानी ये पूरा वाक्य नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं, जो किए गए उपकारों को जानता है, ठीक है, तो वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बनाना है। पूरा एक वाक्यांश है, उसके लिए एक ही शब्द बनाना है। मतलब इसका मतलब ये होता है, कम शब्दों में अपने भावों को प्रकट कर देना, कम शब्दों में अपने बातों को रख देना, कम शब्दों में अपनी सार्थकता को दिखा देना, है ना, ये चीजें हैं। यानी कम से कम शब्दों में भाव को प्रकट करना, या भावों की गंभीरता और भाषा की संपूर्णता होगा, यहां पे गलती से लिखा हुआ है, संपूर्णता के लिए शब्द आवश्यक है। इन्हीं शब्दों को बोलते हैं हम, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अब यहां पे एक एक चीज देखते रहेंगे। जो किए गए उपकारों को जानता हो उसको क्या बोलेंगे? कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को जानता है, जैसे मान लिया आज आपकी किसी ने मदद की, जिंदगी भर आप नहीं भूले, दैट मीन्स आप कृतज्ञ हैं, ठीक है। आप कैसे व्यक्ति हैं? कृतज्ञ हैं। लेकिन एक इसका अपोजिट भी होगा, कृतघ्न, जो किए गए उपकारों को भूल जाता हो। आज आपकी किसी ने मदद कर दी, यूपीएससी एग्जाम निकलवाने में आपकी किसी ने इकोनॉमिकली मदद कर दी, फिजिकली मदद कर दी, कोई घर पे रहने दिया, है ना, कोई शांत वातावरण दिया, कोई बुक्स दे दिया, आपकी उसने मदद की, पदाधिकारी बने। अब बोले हु आर यू, हाउ आर यू नहीं, हु आर यू। तो ये आप कैसे व्यक्ति हैं? कृतज्ञ, ठीक है ना। चलिए, जो सुनने में मधुर हो, श्रुति मतलब होता है सुनना, श्रुति मतलब सुनना। यदि किसी लड़की का नाम श्रुति हो तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा? सुनना। अच्छा, मेरा नाम क्या है? आप सभी को तो पता होगा मेरा नाम क्या है? तरुण। तो तरुण का मतलब क्या होता है? युवा, युवा, ठीक है। तरुण का मतलब युवा। तो
कभी भी आप जब तैयारी कर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, अपने नाम का मीनिंग तो पक्का पता रखिएगा। इंटरव्यू में बेसिकली क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं नाम का भी अर्थ। तो जो सुनने में मधुर हो, श्रुति माने सुनना, मधुर मतलब अच्छा, तो जो सुनने में मधुर हो उसको क्या बोलेंगे? श्रुति मधुर। ठीक है। जो सुनने में कटु लगे, जो सुनने में कटु मतलब होता है खराब, उसको बोलते हैं श्रुति कटु या कर्ण कटु। कर्ण मतलब होता है कान, कर्ण मतलब कान। कान को जो कटु लगता हो, मतलब सुनने में जो खराब लगता हो, उसको क्या बोलेंगे? कर्ण कटु या श्रुति कटु। चलिए, जो अंडे से जन्म लेता है, अंडा, जो पसीने से जन्म लेता है, हाँ तो कह दीजिए पसीनज, उसको बोलते हैं स्वेदज। स्वेद मतलब होता है पसीना, स्वेद मतलब पसीना। वेरी गुड। जो धरती को फोड़ कर जन्म लेता है उसको बोलते हैं उद्भिज। और उद का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, उद का मतलब होता है कहीं ना कहीं निकलना। जैसे मैं बताता हूं, उद्गम, आने का रास्ता, उद्गम मतलब निकला। गंगा नदी का उद्गम स्थल बताइए। अब यहाँ उद्भिज दिखा हुआ है, जो मतलब फोड़ कर, धरती फोड़ के जन्म ले, उसको क्या बोलते हैं? उद्भिज। अब देखिए इसका यूज कहाँ करेंगे? जब आप निबंध लेखन करेंगे ना, ऐसे ऐसे वर्ड्स को जब डालेंगे ना, तो देखने वाला कॉपी जांच करना बोलेगा कि हाँ ये लड़का मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा है, लड़का या लड़की जो भी है। जो स्वेद, ये तो हो गया स्वेदज, पसीने से जन्म लेता है। जो आसानी से प्राप्त हो सके, सुलभ। अब देखिए मैंने एक चीज बताया था आपको, आज फिर से बता देता हूं, सुलभ, यही है ना? सुलभ और दुर्लभ, ये दो चीजें। मैंने एक बात बताई थी आपको कि अगर कोई वर्ड है उसके पहले स या सु लगा है तो क्या ये अर्थ देता है? अच्छा, मतलब जो आसानी से मिल जाए, सुलभ। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, दू नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है, दुर्लभ। अगर इसको तोड़ेंगे हम ऐसे ऐसे तो ये ऐसे बनेगा, दुर्लभ। ये र हलंत का मतलब होता है रेफ होता है। तो दुर का मतलब होता है, इस दुर का मतलब होता है बुरा या खराब। ठीक। तो जो खराब यानी कठिनाई से प्राप्त हो उसको क्या बोलते हैं? दुर्लभ। और जो आसानी से प्राप्त हो उसको क्या बोलते हैं? सुलभ। सुपुत्र किसको बोलते हैं? अच्छा पुत्र को। तो सु जब भी लगेगा अच्छा का मीनिंग देगा। जो सबको एक समान देखता हो, दर्शी मतलब होता है देखने वाला, सम मतलब होता है समान। तो समदर्शी, जो सबको एक समान देखता हो उसको क्या बोलेंगे? समदर्शी। और जो बहुत दूर की देखता हो या दूर की सोचता हो क्या बोलेंगे? दूरदर्शी। ठीक। जो जन्म से ही अंधा है, जन्मांध, जन्मांध है ना। जो नष्ट होने वाला है, नश्वर या नासवान कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नश्वर। जो स्त्री कविता रचती है, अब कई बार देखिए ये पूछा गया है, ये पूछा इसलिए गया है कि कवियत्री कैसे लिखाएगा। ये पूछा गया है किसमें? मिस स्पेल्ड क्या बोलते हैं उसको? वर्तनी में, वर्तनी में। तो कई बार देखिए ये ऐसे लिख देते हैं लोग, बस कई बार तो लोग ऐसे लिख देते हैं कवित्री, लेकिन ध्यान दीजिए ऐसे याद कर लीजिए कैसे लिखा हुआ, कवयित्री। अगर मैं बात करूं, अच्छा एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये है, ये सही है, ये सही है या ये सही है? बताइए फटाफट, आप लोग भी कमेंट कीजिए फटाफट। फटाफट कमेंट कीजिए। गलत है? गलत है तो कौन सही है फिर? कोई बोलते हैं 3, कोई बोलते हैं डी, 4 डी। फटाफट और जवाब दीजिए फटाफट, और भी बचे हैं तो। 2 तो कभी नहीं होगा। अब देखिए 2 में गड़बड़ हो रहा है, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ये होगा ये सही। यानी जिसका भी आंसर डी या 4 है वो सही है, जिसका भी आंसर डी या 4 है वो सही है, बाकी 2 नहीं होगा। चलिए वेरी गुड। जो स्त्री कविता रचती कवित्री, जो स्त्री अभिनय रचती है अभिनेत्री, है ना। जो दूसरों की हत्या करता हो हत्यारा, जो अपनी हत्या करता हो आत्महत्यारा, है ना, होगा ना। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको क्या बोलते हैं? अवैध या गैर कानूनी। अब नीरज जी ऐसा, ये श्रृंगार गलत है, आप जिन्हें जो लिखा है
वर्तनी में कहीं देखिएगा आप आसानी से, वो श्रृंगार जो आपने लिखा है वो गलत है। अब आते हैं यहाँ पे 17 नंबर, जो उद्धार करता है उसको क्या बोलते हैं? उद्धारक। जो नभ, नभ मतलब क्या होता है? आसमान। नभ मतलब हाँ आकाश। जो आकाश में चलता है उसको बोलते हैं नभचर या खेचर। नभचर या खेचर। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। अनुकरणीय मतलब कि कॉपी करना, कॉपी करना या उसकी राह पे चलना। कॉपी करना नहीं, उसके राह पे चलना। अनुकरणीय मतलब उसके जैसे फॉलो करना, हाँ फॉलो करना। जैसे आप बौद्ध धर्म फॉलो कर रहे हैं मतलब अनुकरण कर रहे हैं, है ना। जो सरलता से बोध या समझने योग्य हो उसको बोलते हैं सुबोध। सु मतलब अच्छा बोध और दुर मतलब खराब बोध, यानी जो कठिनाई से यानी मुश्किल से, ताला विषय होगा यहाँ पे, जो मुश्किल से बोध या समझने योग्य उसको क्या बोलते हैं? दुर्बोध। जो सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वशक्तिमान। सर्व मतलब होता है सब, शक्ति मतलब समझिए शक्ति संपन्न मतलब शक्ति से भरा हुआ। जो यश से युक्त हो, यशस्वी, है ना। अभी आपको याद आ रहा है सरोज जी की संयुक्त और मिश्र में क्या फ़र्क है? ये तो मैंने बढ़ा दिया है, आप वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, बाकी पूछेगा बाद में। जो यश से युक्त हो, यशस्वी। जो सब में व्याप्त हो, सर्व मतलब सब, व्याप्त मतलब व्याप्त, सर्व में व्यापी हो। जो सब कुछ खाने वाला या भक्षण करने वाला है, सर्वभक्षी। जो दिन में एक बार भोजन करता हो, जो दिन में 2 बार भोजन करता हो, द्विआहारी। जो दिन में 100 बार भोजन करता हो, शतहारी। और जो दिन भर खाते रहता हो, दिन भर हारी। जो स्त्री, ये पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार पूछे गए हैं ये ध्यान दीजिएगा। जो स्त्री सूर्य को कभी ना देख सके उसको बोलते हैं असूर्यम पश्या। क्या बोलते हैं? असूर्यम पश्या। ये कई बार पूछे गए एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए, अ मतलब नहीं, सूर्य मतलब सूर्य, पश्या मतलब देखना होता है, जो सूर्य को कभी ना देखे। अ मैंने बताया था ना, अ का मीनिंग जो नहीं हो सकता। देखिए संभव का मतलब है कि होता है, अ लगा दे तो नहीं होता है। जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत। जो दूसरों के अधीन है, क्या बोलेंगे? पराधीन। अच्छा ये अधीन सही लिखा हुआ है, ये अधीन सही है गलत है? वाह वेरी गुड, ऐसे होगा? हाँ ठीक है, आगे का होगा। गुड गुड, आगे होना चाहिए, गलती है। जो देखने में प्रिय लगता है और जो सुनने में प्रिय लगता है, श्रुति प्रिय। चलिए वेरी गुड। देखिए सुनना मतलब श्रुति, सुनना मतलब श्रुति। गूगल को मत बना लीजिए, गूगल पर श्रृंगार को देने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गूगल में सब कुछ सही थोड़े है। गूगल को किसने बनाया? इंसान ने बनाया। गूगल को देख के मत करिए। श्रृंगार जो है वही है। मैं आप आराम से देख लीजिए, बुक्स वगैरह में देख लीजिए, अच्छे से मिल जाएगा श्रृंगार, है ना। गूगल में मत जाइए। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, ये तो मैंने बताया भी था, युधिष्ठिर, है ना। जो मोक्ष चाहता है, मुमुक्ष। जो कठिनाई से बचता है, गुरुपाक या दुष्पाच्य। गुरुपाक या दुष्पाच्य। तीनों वेदों को जानने वाला त्रिवेदी। चारों वेदों को जानने वाला और 2 वेदों को जानने वाला। वाह वेरी गुड। एक वेदी नहीं है। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। जो पृथ्वी से संबंध है, पार्थिव। जो अब देखिए जैसे नहीं बोलते हैं, देखिए पृथ्वी से संबंध, इंसान जब डेथ कर जाता है तो नहीं बोलते उसके पार्थिव शरीर को, यानी वो कहाँ मिल रहा है? पृथ्वी के स्पर्श में है, मिट्टी के स्पर्श में है। जो नहीं मरता है, अमर। इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। चलिए, पिता की हत्या करने वाला, पितृहंता। पितृहंता। और भाई की हत्या करने वाला, और माता की हत्या करने वाला, मातृहंता। और पत्नी की हत्या करने वाला, नहीं बोलना है पत्नी हंता, नहीं तो फिर गड़बड़ बात हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कभी हत्या हो नहीं सकता है, नहीं करना है। गृह बसाकर रहने वाला, गृहस्थ। जैसे बोलते हैं ना गृहस्थी जीवन में आप प्रवेश कर गए, गृहस्थ। भविष्य में होने वाला, भावी। क्षण भर में भंग होने वाला, क्षण भंगुर। क्षण मतलब होता है कुछ पल में, भंगुर मतलब होता है खत्म होने वाला या टूटने वाला। रात और संध्या के बीच की बेला, गोधूली। ठीक है।
गो मतलब सर गाय के पैर से उठा हुआ धूल। हाँ, गाय के पैर से उठा हुआ धूल गोधूली उसको भी बोलते हैं। और गैया कब आती है? शाम में एकदम एकदम देखिएगा, गांव में देखिएगा, गांव में ऐसा दिखता है ना। चराया सर। अच्छा, चराए हैं? जी सर। कृष्ण जी भी गाय चराते थे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत अच्छी बात है। युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बिना वेतन काम करने वाला, बिना वेतन अवैतनिक, तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी, है ना। और जो जानने को उत्सुक है जिज्ञासु, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, और जो बहुत जानता है बहुज्ञ। ये दोनों याद रखिएगा, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में बहुत बार कि जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो बहुत जानता हो बहुज्ञ। अब देखिए, सब कुछ जानना और बहुत जानना में फर्क है, ठीक है। आप बहुत खा लिए, सब कुछ खा लिए, लेकिन आप सब कुछ खा लिए, घर में जितना है सब कुछ खा लिए, घर में जितना खाना बना सब खा लिए, वो अलग बात है। सब कुछ खा, तो एक चीज को ज्यादा खाने की बात करें ना। बहुत का मतलब हुआ ना, जैसे मान लिया खाना कोई बना दिया, आप बहुत खा लिए मतलब कि पेट से ज़्यादा खा लिए, और सब कुछ खा लिए मतलब जितना था सब गटक लिए। जो कम या थोड़ा जानता है अल्पज्ञ, ठीक है। जो जानने योग्य है ज्ञातव्य, जो पूछने योग्य है पृष्ठव्य, पूछनीय नहीं होगा ना, पृष्ठव्य। जो देखने योग्य है दृष्टव्य या दर्शनीय, जो सुनने योग्य है श्रोतव्य या श्रवणीय, ठीक है। ये सब वर्ड याद रखना है, संस्कृत के वर्ड है ये सब। जो कहने योग्य है काव्य या कथनीय, जो बहुत भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद। अब दिखाता हूं मैं, जो बहुत जानता हो बहुज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो बहुत जानता हो बहुज्ञ, लेकिन जो बहुत भाषाएं जानता है बहुभाषाविद। विद मतलब होता है, अब देखिए, विद से बना विद्वान। अब अगर मैं बात करूं, एक वर्ड आता है तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? और तीर्थंकर कहाँ पे आता है? इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ आता है तीर्थंकर। जैन धर्म के आचार्य को बोलते थे तीर्थंकर। तीर्थंकर मतलब क्या होता है? तीर्थंकर मतलब जैन धर्म का जो पारंगत व्यक्ति होता था, प्रकांड विद्वान होता था, उसको बोलते थे तीर्थंकर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? जो बहुत भाषाएं जानता हो उसको क्या बोलते हैं? बहुभाषाविद। और विद में यहाँ पे द में हलंत होगा, विद से बना विद्वान। विद्वान का मतलब क्या होता है? बहुत कुछ जानता है वो, मतलब जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो नास्तिक, ठीक। जो पहले कभी नहीं हुआ हो अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं देखा गया अदृष्टपूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व, ठीक है, अश्रुतपूर्व। आगे बढ़ते हैं। जो कटु बोलता है, बताइए, कटुभाषी। जो मधुर बोलता है मधुरभाषी, और जो नहीं बोलता है मूक। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम सोचे कि आप गूंगा बोलिएगा, मैंने सोचा कि आप गूंगा बोल देंगे। जो नहीं बोलता उसको बोलते हैं मूक या वाचाल, ठीक है। और वाचाट किसको कहते हैं? वाचाट जो बकबक करता है उसको बोलते हैं। अच्छा हाँ, वाचाल मतलब बोलने वाला होगा ना, कम। वाचाल मतलब बोलने वाला होगा अधिक। वाचाट मतलब वो जो बकबक करता हो उसको बोलते हैं वाचाट। अधिवक्ता मतलब तो हुआ जज, ये अरे वकील। जैसे एक आदमी होता है कि बोलता है कोई बात, एक होता है कि बकबक करना। जैसे पढ़ने बैठे कोई पहुंच गया और बिना मतलब का बके जा रहा है तो उसको बोलते हैं वाचाट, ओके। जो जीतने योग्य नहीं है अजेय, ठीक है। जो क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, ठीक है। जो दूर की सोचे दूरदर्शी, बता दिया है। जो न जानता हो अज्ञ, जो बूढ़ा या पुराना न हो अजर, और जो कभी न मरे अमर। तो अजर और अमर में अंतर है। जो कभी नहीं मरेगा अमर, और जो बूढ़ा ही नहीं हो उसको बोलते हैं अजर। जो क्षय ना हो सके अक्षय। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो अक्षय संसाधन में आता हो। सोना, हाँ, सौर ऊर्जा, वेरी गुड। चलिए, जो दूसरों का बुरा करे अपकारी। दूसरों का बुरा करे अपकारी, जो दूसरों का भला करे। बहुत भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषी। चलिए, जो मनुष्य के लिए उचित ना हो अमानुषिक। अनुचित भी हो सकता है, अनुचित।
जो मनुष्य के लिए ना हो, ये यहाँ बोला गया जो मनुष्य के लिए उचित ना हो, अमानुषिक। अमानुष मतलब जानते हैं क्या होता है? मनुष्य से हट के परे, उसको बोलते हैं अमानुषिक। अनुचित में जो उचित ना हो उसको ना बोलेंगे अनुचित, लेकिन जो मनुष्य के लिए ना हो, अमानुषिक। जो जांच या परीक्षा बहुत कठिन हो, अग्नि परीक्षा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर प्रसू, जैसे अंजनी, अंजनी के लाल सुने हैं ना, महावीर, भगवान महावीर। कुंती ने तो कर या फिर त्रिशला का भी नाम ले लीजिए, उनके बेटा बहुत वीर थे, महावीर। जिसे जाना ना जा सके, जान नहीं, जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय। अज्ञेय मतलब आप उसको ज्ञात नहीं कर सकते उस चीज को, जिसे जाना न जा सके। जो दूर की सोचता, ये तो हो चुका है, दूरदर्शी। जो गणना करने योग्य ना हो उसको बोलते हैं अगण्य, या असंख्य भी बोल सकते हैं। जो सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हो उसको बोलते हैं निर्गुण। क्या बोलते हैं उसको? निर्गुण। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, वयः संधि। क्या पढ़ेंगे इसको? वयः संधि। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था वयः संधि। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसको बोलते हैं दुर्जेय, और जिसे जीता ही नहीं जा सके, अजेय। जो देखने में प्रिय लगता हो, प्रियदर्शी। किसी संख्या के 25वें वर्ष मतलब पूरे होने वाला उत्सव, रजत जयंती बोलते हैं ना। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट साध्य, क्या बोलते हैं? 50 कष्ट साध्य, कष्ट से संपन्न होने वाला। गोद में सोने वाली स्त्री, अंक शायनी। देखिए अंक मतलब क्या होता है? साइनी मतलब अंक मतलब होता है पकड़ना ऐसे, गले हाँ गोद में ऐसे पकड़ना, मतलब अंक मतलब होता है ऐसे पकड़ना। और शाइनी मतलब सोना, सोने वाला मतलब सोने वाली। तो जो स्त्री गोद में सो जाती है उसको बोलते हैं अंक शाइनी। जिसके बराबर का कोई ना हो उसको बोलते हैं अनुपम। इसी को बोलते हैं अनोखा, यूनिक नहीं बोलते, यूनिक चीज है, मतलब इसके जैसा कुछ है ही नहीं। जिसका जन्म ना हो, अजन्मा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, मतलब समझे, सौतेली माँ हो सकती है ना, सौतेली माँ। अन्योदर, उदर मतलब होता है पेट, पेट से ही तो जन्म होता है बच्चे का। अन्य मतलब दूसरी, दूसरी उदर से जिसका जन्म हुआ उसको क्या बोलते हैं? अन्योदर, है ना। जो पूजा के योग्य हो, पूज्य। जो कानून के अनुकूल ना हो, अवैध या गैर संवैधानिक कह दीजिए। किसी बात को करने का निश्चय, उसको क्या कहते हैं? संकल्प। क्या कहते हैं? संकल्प। लिए संकल्प आप लोग ना। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसको बोलते हैं असाध्य। नहीं बोलते यहाँ असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है जड़ी बूटी द्वारा, ऐसा कई बार आपने सुना भी होगा। फेंककर चलाया जाने वाला हथियार। अब देखिए, अ लगा है मतलब नहीं रहेगा आपके पास, अ मतलब नहीं, सिंपली याद रखने का तरीका बता देता हूँ। और स मतलब होता है साथ में। अब मान लीजिए मेरे पास ये एक चीज़ है, मैंने ऐसे फेंका, इसको फेंक दिया तो ये अस्त्र होगा। और मान लीजिए तलवार हाथ में और काट रहे हैं। एक व्यक्ति था इतिहास में, इतिहास पढ़ा नहीं रहे लेकिन बता रहे हैं, एक व्यक्ति इतिहास में ऐसा था जिसके नाम से सेनाएं डर के कांप उठी थी और बोली ना ना ना, युद्ध नहीं करेंगे, हम सब तलवार नीचे गिरा देंगे। गाजर मूली की तरह काटता है वो। कौन ऐसा व्यक्ति था इतिहास में? बाबर के टाइम में ऐसा हुआ था, हिंट्स कर दिए हम। और बाबर की सेनाएं बोली कि ना ना अब युद्ध ना करेंगे। तो बाबर ने पूछा कि भाई बात क्या है? उससे गाजर मूली की तरह काटता है, खच 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 तलवार उसका एक बार चलता है तो खच 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 काटता है, और उसके घोड़े की तो बात ही मत करो। अब बताइए। हाँ, पृथ्वीराज चौहान होगा। पृथ्वीराज चौहान क्यों होगा? बाबर के टाइम में पृथ्वीराज चौहान थे, वो तो पहले मोहम्मद घोड़े के टाइम में थे, वो इधर ही निपट लिए थे। महाराणा प्रताप कहाँ चले गए? हल्दी घाटी का युद्ध उधर अलग है। बाजीराव नहीं नहीं नहीं, उस व्यक्ति का नाम था राणा सांगा। उसका नाम था, वाह वेरी गुड, राणा सांगा। खली बली
सिकंदर सिरसा कहाँ आप लोग चले गए? राणा सांगा के बारे में एक हिस्ट्री में आपने पढ़ा है ना? हिस्ट्री में आप सभी ने पढ़ा है ना ये कि जिहाद का नारा देना पड़ा था बाबर को? पढ़ा है आपने? किस युद्ध में दिया था उसने? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में राणा साहब क्यों दिया था? राणा सांगा के बारे में जैसे ही सैनिक सुने ये स्टोरी, देखिए स्टोरी सुनने के लिए बहुत ये ललायत होते हैं ये लोग। दूसरी आपने सुनाई नहीं। अच्छा सर यूं लालायत हुए थे। सुना देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। वो दे दिया था ना, हाँ धर्म युद्ध का वो दिया था ये बस अरे कहीं का कहीं मत ले जाइए, समुद्रगुप्त नहीं, दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ, बस वेट कीजिए। बस 1 मिनट में वो भी सीन ले आता हूँ आपके समक्ष कि कैसे कैसे काटता था। सर एक बची स्टोरी सुनाता हूँ। देखिए बाबर उधर जब आया था, भारत में जब प्रवेश किया तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था ना। मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस एक कहानी के टाइप में बस थोड़ा सा समझा के फिर कहानी पे चलता हूँ। तो जब बाबर एंट्री करता है और जब यहाँ युद्ध करता है, पहला युद्ध किससे लड़ा था? इब्राहिम लोदी से। लोदी वंश अफगानी वंश था, लड़ा। इब्राहिम लोदी युद्ध में बेचारे मारे भी गए। पहली बार उसने क्या तुलगमा युद्ध नीति का यहाँ प्रयोग किया था ना, रूमी पत्ती वगैरह मारा, निकल लिया वहाँ से। अब बाबर ने भारत में क्या डाली थी? मुगल वंश की स्थापना कर दी। मुगल वंश की स्थापना वही की था। बाबर ने 4 युद्ध, मेन 4 युद्ध भारत में आके लड़ी थी। पान, खो, चलघर। पान से हो गया पानीपत, खो से हो गया खानवा, चल से हो गया चंदेरी और घा से हो गया घाघरा। तो 4 युद्धों में जब उसने 1526 में लड़ी, जब खानवा का युद्ध स्टार्ट उसने किया, मतलब खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने चुनौती, मतलब राणा सांगा और बाबर के बीच जब चुनौती हुआ तो सैनिक बाबर के बोले कि ना ना ना, राणा सांगा है वो। मतलब देखिए एक क्रिकेट में भी जब देखते थे, जब सचिन तेंदुलकर बैट लेके धरती पे उतरा, मतलब धरती पे बोल रहा हूँ, स्टेडियम में उतरा, तो सारे फील्डर्स को सेट करने पड़ते थे कि नहीं तू यहाँ रहो, तू यहाँ रहो, सचिन आ गया है। मतलब एक खौफ जम जाता था लोगों के, खिलाड़ियों के मन में एक डर जम जाता था। अब किसको बुलाओ बॉलर के नाम पे? तो चलो रावलपिंडी एक्सप्रेस को बुला दो, तो फिर पिट जाएगा सब। था ना ऐसा कहानी? तो उसी तरह हिस्ट्री में ये राणा सांगा वाले टाइम में कहानी होता था। चलिए अब कहानी पे आते हैं, है ना। अब एक बार की बात है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक और बहुत बड़े सिद्ध संत बोलिए उनको, उनका एक प्रिय शिष्य होता था। क्या नाम था उसका शिष्य का? चंदन आनंद। आनंद के साथ सुन लीजिए फटाफट, उसके बाद फिर ये पढ़ाएंगे। आनंद के साथ वो बोले कि चलो भाई हम लोग सेवा करते हैं, सेवा भाव है हमारी, और हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। एक दूर गांव में चलना है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। ध्यान दीजिए इधर। तो आनंद के साथ निकल लिए। आनंद बैग मतलब झोला वाला टांगे, झोला में कुछ चीज़ें रहती थी, और गौतम बुद्ध निकल पड़े। तो जब निकले कुछ दूर गए, तो जैसे मान लीजिए गांव में जाना है, अब आपको कहीं जाना है एग्ज़ाम ही देने, तो डायरेक्ट सेंटर तो नहीं पता, आप पूछ के ही जाते हैं ना, कितना दूर है भैया, कितना दूर, कैसे जाएं, ऑटो मिलेगा। तो गौतम बुद्ध का जो चेला था, मतलब आनंद, तो उसने पूछा गौतम बुद्ध से कि कितना दूर और है। तो रुको पूछते हैं, किसी को मिलने तो भाई पूछेंगे कितना दूर है, हमको थोड़े पता है, चले जा रहे हैं हम लोग। तो एक किसान मिलता है, तो किसान से पूछा जाता है, गौतम बुद्ध पूछते हैं कि किसान भाई साहब गांव कितनी दूर है? तो किसान ने कहा अरे बस 2 किलोमीटर दूर है, पहुंच गए आप। आनंद एकदम मुस्कुराता है कि अब 2 ही किलोमीटर चलने हैं। आनंद एकदम जोश के साथ चलता है आगे। 2 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर पहुंचने के बाद गांव नहीं आता है। अब आनंद थोड़ा सा नाराज होकर पूछता है कि महाराज गांव तो नहीं आया, रुको कुछ से पूछते हैं। तब तक एक बुढ़िया लकड़ी लेके जा रही थी, जंगल से काट के लकड़ी जा रही थी, सर पे लकड़ी रखा हुआ था, जा रही थी। बुढ़िया माता जी प्रणाम। गौतम बुद्ध बोले कि गांव कितनी दूर है? अरे बेटा यहीं बस पास में ही है, लगभग 2 किलोमीटर दूर होगी। अब गौतम बुद्ध बेचारे मुस्कुराए, शिष्य को बोले कि 2 किलोमीटर है, चलते बने। जैसे ही कुछ दूर गए वहाँ से 100-200 मीटर, अब आनंद लगे गुस्साने की, नहीं आप तो ठग रहे हैं, 2 किलोमीटर पहले ही बोला, ये भी 2 किलोमीटर कह रही है, ना नहीं चलेंगे हम, मेरे हाथ पर एकदम थके जा रहे हैं, अब नहीं चला जा रहा है, एकदम इधर दर्द सब जगह दर्द हो गया। बोले ठीक है 2 किलोमीटर चल के देखते हैं।
क्योंकि शाम होने से पहले हम पहुंच भी तो जाएंगे, फिर रात में कहाँ रहेंगे। फिर 2-2.25 किलोमीटर दूर गए तो एक आदमी मिला, जा रहा था, पास बुलाया, इधर सुनो। आया, गौतम बुद्ध पूछे कि भाई ये गांव कितनी दूर है। बस भैया 2 किलोमीटर दूर है। और अब आनंद जो है थोड़ा और गुस्सा में हो गया, लेकिन गौतम बुद्ध यही बोले कि देखो भाई 5, साढ़े 5, 4, साढ़े 5, 4, साढ़े 4 लगभग बज रहे थे, अगर 2 किलोमीटर चलेंगे तो आधे घंटे में निकल लेंगे, तो हम लोग शाम तक पहुंच जाएंगे। इस बार खाली जोर लगा, पहुंच जाएंगे हम लोग, क्योंकि बोल रहा है, मानना तो है, क्योंकि गांव तो इधर है नहीं। इस बार आनंद जोर लगाता है और चलता है। अगला 2 किलोमीटर जाने के बाद, 2.25 किलोमीटर जाने के बाद, तब भी गाँव नहीं आता है। आनंद सब बैग पटक के बोलते अब तो नहीं जाएंगे, अब चाहे कुछ भी कर लो, अब नहीं जाएंगे। 2 किलोमीटर कितना चलाओगे महाराज आप। बुद्ध मुस्कुराए तो बोले कि तो करना क्या है, यहीं रुकना है। तो नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं, यहाँ से उठूंगा ही नहीं, अब बैठ गया। अब आनंद को छोड़ के जा नहीं सकते थे कि वो प्रिय शिष्य थे। वो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद माने जाते हैं। आनंद और एक और कौन थे? उपाली। तो बेचारे आनंद तो बैठ गए, झोला वाला अलग रख दिया। गौतम बुद्ध बोले कि मुझे पता है कि गांव अभी भी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। ये तो और गर्म हो गया, तब काहे नहीं बताए थे पहले। अरे आनंद, अगर मैं पहले आपको बता दिया होता कि गांव 16 किलोमीटर पे पड़ती है, 17 किलोमीटर पे, तो आप इतने दूर भी नहीं आते, 2 ही किलोमीटर में बैठ जाते, है ना। तो ये तो आपको मैं इंस्पायर कर रहा था लोगों से मिलवा के। जैसे बचपन में मैं अपनी दादी के घर जब जाता था, मैं अपनी बात बताऊं, तो बस पे बैठता था, तो बस से लगभग 1.5 घंटे लगते थे उतरने में, और वहाँ से कम 2 किलोमीटर पैदल चलने पड़ते थे, क्योंकि बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो दादी से पूछता कि कहाँ पहुँचे, बस 2 स्टॉपेज और है, बस अगला स्टॉपेज के बाद अगला आ जाएगा। वो ऐसे करते करते मुझे पहुँचा देती थी। नहीं तो मैं हमेशा पूछता, बच्चा का मन कितना, 7-8 साल का, मतलब मेरा उम्र 7-8 साल रही होगी उस समय, मेरी उम्र जो थी 7-8 साल, तो मैं हमेशा, बच्चा में उत्सुकता होता है, कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, क्या हुआ। तो इस कहानी से आपको यही सीखना चाहिए कि अगर आपको कभी ऐसा लगे पढ़ते समय कि थकान हो रही है, कुछ देर के लिए बैठ जरूर जाइए, लेकिन रुकिए मत, और हमेशा खुद को भी इंस्पायर करिए, दूसरों से भी इंस्पायर होइए, और दूसरों को भी इंस्पायर कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो कहानी हो गई ख़त्म। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कहानी समझ में नहीं आई? इंस्पायर कर रहे थे गौतम बुद्ध, वो इंस्पायर उनको कर रहे थे और खुद भी इंस्पायर हो रहे थे कि 2-2, क्योंकि गौतम बुद्ध को ये, वो तो नहीं है, विमान तो नहीं है कि चलते जा रहे थे उनका पैर हाथ दर्द नहीं दे रहा होगा, वो भी तो एक इंसान ही थे ना। तो वो भी इंस्पायर हो रहे थे उन तीनों आदमी से कि चलो भाई अब बोल रहा है। अगर मैं अभी आपको ये कह दूं कि हिंदी आपकी कंप्लीट हो गई, बायो आपकी कंप्लीट हो गई, फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो गई, हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, तब मन में हाँ, तब तो स्टोर हो गया अब। और अगर आपको कोई ये कह दे कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं अभी तक, तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, होंगे ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब आप चीज़ों को करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक दूसरे से मदद लेते रहिए। चलिए कहाँ पे छोड़े थे? असाध्य तक था। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होगा अस्त्र, और शस्त्र किसे कहते हैं? जिसको हाथ में, मतलब साथ में, तो हाथ में लेकर, जैसे अगर मैं बोलूँ, अच्छा बंदूक कौन सा अस्त्र होगा, बंदूक कौन सा हथियार होगा, अस्त्र या शस्त्र? बंदूक तो होगा शस्त्र, लेकिन उससे चलने वाली गोली अस्त्र, गोली उससे चलने वाली अस्त्र हो सकती है। तीर धनुष, धनुष तो होगा अस्त्र, लेकिन वो तीर जो होगा वो होगा नहीं, धनुष होगा शस्त्र। भाला क्या होगा? अस्त्र होगा, शस्त्र नहीं होगा। तलवार होगा शस्त्र, चाकू होगा शस्त्र। चलिए, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको बोलते हैं सधवा, और जिस स्त्री का नहीं जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको बोलते हैं सधवा, और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसको क्या बोलते हैं? विधवा। याद रखिएगा। विधुर, जिसकी मतलब, जिसका मतलब पति की पत्नी मर गई हो, हाँ, मतलब जिस, मारिए मत किसी को, जिंदा रहने दीजिए, कि क्यों मार रहे हैं? जिसकी शादी ना हुई जी, कुंवारा, जिसकी शादी ना हुई हो कुंवारा, और जिसकी शादी हो गई हो विवाहित। ठीक है,
जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा, जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा। और विधुर किसको बोलेंगे? जिसकी पत्नी इसकी खत्म हो पत्नी गई। खत्म हो गई हो। जिसकी पत्नी मर गई हो। हाँ ठीक है। आशा से बहुत अधिक, आशातीत, जिसे बुलाया न गया हो क्या बोलते हैं? अनाहूत। और नहीं बोलते हैं आहुति दे रहे हैं, आहुति नहीं बोलते। कभी कभी आपने देखा होगा पूजा पाठ के क्रम में आहुति देते हैं। आहुति मतलब बुलाना, और अनाहुत मतलब जिसे बुलाया न गया हो। जिस तर्क का कोई जवाब नहीं हो उसको बोलते हैं अकाट्य। क्या बोलते हैं? अकाट्य। जिसके पास कुछ ना हो उसके पास अंकिचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंकिचन। ठीक है। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, यहाँ पे तालव्य होगा, ठीक है, तालव्य। अंतेवासी, उसको क्या बोलते हैं? अंतेवासी। किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है? विवेचन। ठीक है ना? क्या कहलाता है? विवेचन। ओके, आज मैं यही छोड़ दूं और पढ़ाइएगा। चले ने? चलिए तो 25 तक ले लेते हैं फिर। जो इसके बाद क्लास नहीं है? अच्छा, इसके बाद क्लास नहीं है। कितना बुला देता जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसको क्या बोलते हैं? शंकालु। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो क्या बोलेंगे? शंकालु। ठीक है, आगे आइए। जो किसी का हित चाहता हो नहीं बोलते हैं हितैषी। अरे सुना होगा आपने, आज बहुत पहले की बात है, छोटे छोटे होंगे आप या हम लोग भी, अभी भी सुनते हैं कि कहाँ गए लोग, तो हितैषी में गए हैं। हितैषी मतलब हित चाहने वाला। लेकिन आजकल हितैषी क्या हो गया है? अहित चाहने वाला। चलिए, कुछ हितैषी अभी भी हैं बहुत अच्छे, लेकिन कुछ कुछ बदल गए। जो इम्तिहान लेता है उसको क्या बोलते हैं? परीक्षक। और जो इम्तिहान देता हो? परीक्षार्थी। हाँ, गुड गुड। जीवन की इच्छा, जिजीविषा। देखिए जिजीविषा कैसे लिखा हुआ है, कभी कभी ये भी पूछता है। जीने की इच्छा रखने वाला। जिजीविषा कैसे लिखा हुआ है देख लीजिए। युद्ध करने का इच्छुक, युयुत्सु। युयुत्सु, हाँ, हमेशा रहने वाला, शाश्वत। बिना घर का, अनिकेत बोलते हैं। ओके, जिसकी शादी हो गई हो मारा। एक से एक कमेंट करते हैं आप लोग। हाँ? चलिए पहले इधर ध्यान दीजिए। जो वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर। आयु में बड़ा व्यक्ति या बड़ा बेटा जिसको बोलेंगे उसको ज्येष्ठ बोलेंगे। बड़े बेटे को क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ, है ना। हर काम को देर से करने वाला, दीर्घसूत्री। क्या बोलेंगे? दीर्घसूत्री। और हर काम को समान रूप से करने वाला, समसूत्री। ठीक। जिसे पार करना कठिन हो, दुर्गम। जहां भी दूर लगा रहेगा, ये रेफ वाला दूर, वो कठिन वाला चीज आएगा। ठीक है। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, परोपजीवी। ठीक है, परोपजीवी का उदाहरण बताइए। का परजीवी कैसे? हाँ, कह सकते हैं परजीवी। जैसे मतलब भैंस के ऊपर जू आ गया। हाँ, जू वगैरह। चलिए, जो एक दूसरे पर आश्रित हो, अन्योन्याश्रित। जैसे पति पत्नी होते हैं ना एक दूसरे पर आश्रित, है ना। पति पत्नी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। जैसे अगर पति जॉब में है, पत्नी जॉब में नहीं है, आश्रित है। पति पैसा कमा के देगा पत्नी को, पत्नी खाना बनाएगी। किसी दिन पति गुस्सा हो गया तब भी दिक्कत, तब कम दिक्कत है। लेकिन किसी दिन पत्नी गुस्सा हो गई ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा फिर। तो अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित हूँ, उसको क्या बोलते हैं? दिक्कत ना होनी चाहिए सब बनाने वाले। अन्योन्याश्रित। अधिक, अत्यधिक वर्षा। देखिए अब ध्यान दीजिए। अत्यधिक मतलब होता है ज्यादा, मतलब बहुत बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं अत्यधिक। अति मतलब होता है ज्यादा, अधिक मतलब अधिक, मतलब ज्यादा अधिक, उसको बोलते हैं अत्यधिक। तो अत्यधिक वर्षा होना बोलेंगे अतिवृष्टि। वृष्टि मतलब वर्षा होना, है ना। और अल्प वर्षा होना अनावृष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनावृष्टि। जिसके समान दूसरा न हो, अप्रतिम बोलते हैं, प्रतिमा नहीं, अप्रतिम। इसको मैं सुधार देता हूं, नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। इसको बोलेंगे हम अप्रतिम। इसको अप्रतिम, प्रतिमा नहीं, अप्रतिम। प्रतिमा मतलब क्या होता है? मूर्ति। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, दंपति, ये तो जानते हैं। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, नवीनीकरण। ठीक है, नवीनीकरण। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, देशद्रोही। ठीक है। खाने की योग्य, भोज्य। मन की दशा, मन की दशा को क्या बोलते हैं? मनोदशा।
मनोदशा। जो बहुत बातें करता हो, देखिए ध्यान दीजिए, जो बहुत बातें करता हो बोलेंगे वाचाल, जो बहुत बकबक करता हो वाचाट। मैं यहां लिख देता हूं वाचाट। अरे जिसको नहीं बोलते हैं कि बहुत चाटता है, आता है दिन भर बहुत चाटते रहता है, उसको बोलते हैं वाचाट। जंगल में लगने वाली आग, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। दावानल, दावानल बोलते हैं इसको, दावानल। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावानल। और जल या समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं बड़वाग्नि। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। दावानल किसको बोलते हैं? जंगल में लगने वाली आग। और जल या समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं बड़वाग्नि। ये याद रखिएगा। ओ खत्म तो हो गए, बस उसके बाद लोकोक्ति है। आदि से अंत तक आद्योपांत, आदि से अंत तक आद्योपांत, और पैर से लेकर सिर तक अपाद मस्तक। पाद मतलब पैर, मस्तक मतलब माथा, नहीं मतलब यहां से लेके यहां तक, उसको बोलते हैं अपाद मस्तक। तो यही था। ये मुख्य रूप से मैंने छांट के रखे थे आपके लिए, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। मैं इसके अलावा और भी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं छांट के रखा हूं, और जितनी बातें मैं बोल बोल के समझाया उसको समझिएगा, है ना। पेट की आग को क्या कहेंगे? पेटाग्नि कह दीजिए, है ना। पेट को और क्या बोलते हैं हम लोग? उदराग्नि बोलिए, उदराग्नि सबसे सुपर रहेगा, उदराग्नि, है ना। अब घर की आग को, पत्नी की आग को, ये सब मत पूछेगा। थक गए, देखिए अब थक गए। कभी कभी कहते हैं कि ये लोग 3 घंटा पढ़ाइए। अच्छा, जाते जाते मैं एक बात बता देता हूँ, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? कोई समझा दे मुझे। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या है? जमीन से निकली आग, वो पृथ्वी की भूगर्भ में जो लावा के रूप। अरे ये डिफिनेशन थोड़े पूछ रहे हैं। हाँ, जठराग्नि, वाह वेरी गुड। जिसका भी जवाब है पेट की आग को जठराग्नि बोलेंगे, बहुत ही सुंदर। मुझे ये वर्ड दिमाग में नहीं आया था अभी। जठराग्नि बोलते हैं पेट की आग को, हाँ जठराग्नि बोलते हैं। जठर मतलब पेट ही होता है, जठर। पेट की आग को जठराग्नि, वेरी गुड। हवन कुंड की आग को जला। हवन कुंड दूसरा है। चलिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फिर। ये तो सर PDF प्रोवाइड करा दीजिए इसका, ये सर ठीक है। मिल जाता। जिसके मुख से ज्वाला निकले, संडे वाले क्लास में बताइएगा, मैं ज्वालामुखी समझा दूंगा 2 मिनट में, बड़े मज़ेदार तरीके से बता दूंगा, है ना। फिर कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, धन्यवाद।